आज मैं जिससे उनकी मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनके पास 30 साल का अनुभव है फौज का। और कहा जाता है कि सूबेदार मेजर साहब जो होते हैं वो आर्मी के जनरल के बराबर होते हैं। जनरल साहब भी उन्हें साहब के एड्रेस करते हैं। जब आखिरी डिसीजन लेते हैं तो भी पूछते हैं, साहब सही है ना, ले लूं ना। सीओ के राइट हैंड होते हैं और जो ट्रूप्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उनकी आवाज होते हैं कि सीओ तक मेरी बात अगर पहुंचनी है तो सूबेदार मेजर साहब मेरी बात रखेंगे। इतना अनुभव होता है कि जो पहला यंग ऑफिसर आता है वो इन्हीं से मुलाकात करता है और वो सारे अनुभव लेने की कोशिश करता है जो सूबेदार मेजर साहब के पास 30 साल के हैं, जिससे वो अपने एक्सपीरियंस में एक अच्छा सिपाही और बेहतर अफसर बन सके। तब जाके सूबेदार मेजर वो उपलब्धि पाता है और वो कामयाबी उसे मिलती है। तब वो कहलाता है कि हर सिपाही कहता है ये मेरे पिता समान है। जब यंग लेफ्टिनेंट आता है ना 21-22 साल का कि अधिकारी वो है, अनुभव मेरा है। बिल्कुल। कैसे अपनी बात रखते हो, क्या कैसे सिखाते हो आप? और वो आते थे तो मैं उनको बैठाता था, तो पक्का बोलते थे सर मैं बैठ जाऊँ ना, बैठो। हाँ, वो पूछते रहते थे क्वेश्चन पर क्वेश्चन। हमारा लो, हम अपने ड्यूटी का कोई काम, मतलब वो चुप ही नहीं होते थे। लोहे के इक्विपमेंट चलाना बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल काम है। हमने खुद भी हाथ में गिले से जब गाड़ियां ज्यादा आती थी तो हम खुद भी करते थे। और सर उस छोटी सी उम्र में जो बंदा एक्सपायर हो गया तो फैमिली का क्या हुआ? अच्छा, जब वॉर होती है घर में माहौल कैसा होता है? बॉडी आपकी थकान नहीं मांगती, सीनियर सर इससे कैसे रहते? ग्लेशियर में जब लेके जाते थे ना, तो जितना बड़ा ये टेबल है, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते, थोड़ी पे हर 100 मीटर पे मिल जाएगा, 200 मीटर पे मिल जाएगा, 50 पे मिल जाएगा। उस पर नाम लिखे रहते थे, सूबेदार ये, कैप्टन ये, हवलदार ये, सिपाही ये, वो लगे रहते थे। मैं उससे बोला ये सबके बोर्ड वगैरह किसी लग रहे, बोला साहब ये शहीद हो गए। सो आई लाइक टू वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू। तो सर मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि आपका इंडक्शन फौज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1987 में हुआ था। यस। और उससे पहले आपके फादर भी फौज में ही थे। यस। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि रुझाव आपका फौज में आपके फादर के साथ आया। बिल्कुल। कैसे? मैं फादर के साथ में रहा। हाँ। मेरे फादर के मदर नहीं थी, मतलब मेरी दादी जी नहीं थी। अच्छा। तो इसीलिए मैं और एक मेरी बहन थी जो मेरे से छोटी, तो हम फादर के साथ रहते थे। हाँ। एक भाई और बहन मम्मी के साथ में गांव में रहते थे, क्योंकि बाबा जी की खाना वाना बनाना, देखभाल करना उस टाइम एज थी उनकी, तो इस वजह से मम्मी तो साथ में कभी नहीं रही। लेकिन मैं फादर के साथ में मेरठ में भी रहा। हाँ। बीकानेर राजस्थान में भी रहा। हाँ। तो मैं उनके साथ में काफी हूँ। अच्छा। और मैंने वही पढ़ाई किया साथ में, तो मैं वो जो फौजी माहौल, मैं उनके साथ मैस में भी जाता था, वहाँ खाता भी था। कितने बच्चे थे? बहन भाई? हाँ। यस, 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। मैं सबसे बड़ा। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। Yes. तो मतलब फादर के साथ रहे। हाँ। तो मतलब खाली आप अकेले रहे, कोई और भी रहा? मेरी एक सिस्टर थी जो मेरे से छोटी है। अच्छा, एक Yes. ओके। और 2 भाई बहन मम्मी के साथ? मम्मी के साथ और बाबा जी के साथ गाँव में रहते। अच्छा। Yes. बट नॉर्मली देखा गया ना कि पूरा परिवार एक साथ ही रहता है। ईएमई तो पोस्टिंग भी सिविल एरिया में हो जाती है। हाँ, लेकिन ये मजबूरी वो थी ना कि फिर गांव में बाबा जी अकेले, उनका खाना कौन बताएगा। फादर की जो मदर थी वो डेथ कर गई। अच्छा। तो उस कारण से मदर को मेरी को वहीं रहना पड़ता था। अच्छा। तो मदर को अगर वो ले जाएंगे तो उनका खाना कौन बनाएगा? दादाजी। यस, क्योंकि मेरे फादर अकेले हैं। हाँ। उनको भाई नहीं है। हाँ। हालांकि उनको पहले बताते थे, मैं सुनता था कि गाँव में कि भी उनको गाइड ही किया था कि आप शादी कर लो, तो उसी छोटा बच्चा ऐसे फोन दिखेगा ये कर। लेकिन मेरे फादर ने बाबा जी ने शादी नहीं किया। अच्छा। उन्होंने इनको भी पाला, इनको भी बड़ा किया। और तो आपकी फादर की जो मदर है कितने उम्र के थे जब वो एक्सपायर हो गई थी? 2 साल बस। बड़ा दादाजी का बाबा जी यस 2 साल के थे मेरे फादर। हाँ। इसीलिए फादर ने भी देखा कि भाई उनके पिताजी ने उनके लिए बहुत बलिदान किया। हाँ। तो इसीलिए हमारे पिताजी ने भी कभी भी आर्मी में रहे, जहाँ भी रहे, तो फैमिली के साथ ही रहे। मैं और मेरी बहन रहते थे साथ में पढ़ने के लिए। तो खाना बनाने के किस्से तो बहुत होंगे। खुद बना रहे हो कभी? मैं फादर बनाते थे मेरे खाना। हाँ। अच्छा। तो हम भी बनाते थे कभी कभी। वैसे तो हम छोड़ते थे, उस टाइम नहीं बनाया। लेकिन मेरठ में जब यहाँ मेरे फादर और मैं रहते थे, मेरी बहन रहती थी, तब मैंने बनाया। अच्छा। एक साथ। तो खूब फूड, लेकिन ज्यादातर फादर बनाते थे। अच्छा। वो हमें इन्वॉल्व नहीं करते थे उसमें। अच्छा। जिस दिन मन नहीं होता था या लेट आते थे फादर ड्यूटी से, तो वो लेके भी आते थे, मैसेज ले आते थे। तो वहाँ उसका जो आर्मी का जो होता है हिसाब किताब लेन देन, तो वहाँ उसकी कटिंग वगैरह जो चार्ज होता है वो देते थे उनको। और खाना तो आपको पूरा बनाना है क्या? मानो तो बना। तो फिर भाई की ख्वाहिशें भी आती होंगी। हाँ। कौन सा फेवरेट डिश आपको याद आ रही है? बना देता था हमें। कोई डिश ऐसी याद है जो वो बोलती थी कि ऐसे बना दो? ज्यादातर यही बोल लगा, जैसे ब्रेड पकौड़ा हुआ। अच्छा। नाश्ते में यही थोड़ा हम लोग खाते थे। आपका तो मन करता होगा भाई भी खोली रहो ना।
हम खाते थे, बनाते थे। नहीं मन करा कि हलवाई भी बन ही जाता हूँ, मैं पक्का तो बना ही लेता हूँ। नहीं, मैं ज्यादा उसमें समय नहीं रह पाया। अच्छा। मैं 10th क्लास यहाँ से मैंने 1986 में किया था, हाँ। और 87 में मैं 11 में पढ़ रहा था। अच्छा। मन किया, हालांकि मेरे पिताजी का या मेरी मदर का जो उनका जो मन था आगे और पढ़ना। अच्छा, क्या चीजें रोक दिया? मेरा खुद का मन फिर आर्मी की तरफ चला गया। डैडी का वहां मैं जाता था वर्कशॉप में, वो काम करते थे, उनकी वर्दी, उनकी बातचीत, फिर मैस का खाना, तो मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगा। और फिर मैंने ये देखा कि भाई हाई स्कूल 10th क्लास पास भी भर्ती हो जाते, तो मैं फादर को बोला। वो बोला मन पढ़ने का, मगर पढ़ने का तो है पर हमें इसमें जाने का मन है। ऐसे उन्होंने यही कहा कि एक बार फर्स्ट ट्राई करके देख लो। अच्छा, ईएमई में आपके फादर थे? यस। थोड़ा ऑडियंस को बताइए ईएमई होता क्या है? ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर। दो होते क्या, कोर ऑफ इंजीनियर्स, और इनमें अंतर क्या होता है? इसमें क्या हम लोगों का काम है, पूरी इंडियन आर्मी का रिकवरी एंड रिपेयर। अच्छा। कहीं भी हथियार हो, तोप हो, हवाई जहाज हो, गाड़ी हो, टैंक हो, जो भी हो, अच्छा। वो उसका रिपेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। तो सर जब फादर को आप देखते होंगे तो यूनिफॉर्म तो ग्रीस में उसमें बनी हुई होती है, फिर मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद में हम सीधा वर्कशॉप आता था स्टेशन। अच्छा। तो उस समय तक तो हमारे फादर की जो छुट्टी होती थी लगभग 3 बजे तक यहाँ से जाना होता था। तो मैं स्कूल से होकर में यही आता था, आधा पौना घंटा में यही खेलता था साथ में, और मैं देखता रहता था। मुझे वो अच्छा लगता, मैं मोटिवेट हो कि मेरे फादर उस काम को बड़ा खुशी से कर पूरे दिन खड़े होने का जॉब है, कभी बैठना है, बैठ कर भी गाड़ी में काम करते हैं, टेक्निकल काम रहा है गाड़ी का रिपेयरिंग का। तो गाड़ी में तो कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी समझते इतना बदबू आती पापा आते ही नहाते होंगे वो, तो मुझे नहाते थे, कपड़े भी डेली धोने पड़ते। अच्छा, मैंने एक्चुअली गैराज में काम किया है, तो मैं तो बाइक देखी है, और बाइक साफ करने में, मतलब रिपेयर करने में इतना गंदा हो जाता है, तो मैं टाइम तो समझ ही रहा हूँ। मैं उसमें किया, मुझे इंटरेस्ट भी है, और मैंने 34 ईयर्स इसी में नौकरी दी, और मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। फादर को देख के मैंने उसमें मोटिवेट हुआ, मुझे अच्छा लगा उनका वर्क, वही मेरा दिल में थी। हालांकि मैं जब भर्ती हुआ, मेरी हाइट 6 फुट देख के कर्नल साहब थे यहाँ पर, नाम ज्ञान नहीं आ रहा हूँ तो वो कर्नल साहब बोले कि इनको सीएनपी में भेज दो। अच्छा, वो क्या है ना, मिलिट्री पुलिस। अच्छा, हाइट उसकी 6 फुट चाहिए, तो उसके लिए था। तो मैंने जब वो सीएनपी की बात कर रहे थे उसके लिए, तो मैंने उस टाइम में इतने हम फौजी आदमी को अंकल बोलते थे। अच्छा। तो मैंने कर्नल साहब को बोला, अंकल मेरे फादर ईएमई में थे, और वो व्हीकल मैकेनिक थे, मेरी तो इच्छा वही है व्हीकल मैकेनिक ईएमई जाने की। तो बोला आपको कैसे मालूम है व्हीकल में क्या काम करता हूँ, गाड़ी रिपेयर करते हैं। अरे आपको ऐसे कैसे मालूम है, भर्ती है पहले। मैं बोला मेरे फादर ईएमई में। अच्छा। तब उनको जब मैं बताया तो उनके समझ में आया, और उनको अंदर से फीलिंग हुआ कि बच्चे की इच्छा है। उन्होंने मेरा तुरंत कागज चेक किया, देखा। मैं साइंस से हाई स्कूल किया हुआ था, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी, और उसमें मुझे उन्होंने कागज ईएपी के लिए 3 सेंटर भोपाल के लिए बनवा दी। अच्छा, आपके यहाँ तो फौज में एक डायरी भी होती है, इसमें लिखा जाता है कि फादर यहाँ पर थे, बेटा भी आया है, बड़ा गर्व महसूस हुआ जब पहली बार नाम लिखा होगा तो। मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में गया, पूछते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो ये पूछते हैं कि भाई आप लोग डायरेक्ट एंट्री है या फादर या कोई ब्रदर के थ्रू भर्ती, जैसे उनके नाम से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बताया था मेरे फादर ईएमई में थे। अच्छा। और व्हीकल मैकेनिक। आपके फादर कौन सी रैंक से रिटायर्ड हुए थे? मेरे फादर नायक से रिटायर्ड। नायक से रिटायर्ड हुए थे, और आप सूबेदार हुए थे? अरे अच्छा, बट आपके फादर ने, अच्छा आपकी भर्ती के वक्त की बात करता हूँ, उससे कुछ समय पहले इंदिरा गांधी की डेथ हुई, आपको याद होगा? मैं मेरठ में ही था। अच्छा, मेरठ में स्कूल में था, तो माहौल याद होगा? स्कूल बंद हो गई, बिल्कुल माहौल याद है। क्या कुछ मैं लाल कुर्ती में इसमें स्कूल में पढ़ता था, यहाँ लाल कुर्ती में। तो उस समय यहाँ से जो मारकाट हुआ था मेरठ में, तो मैं उस समय किशनपुरा बागपत रोड पे हम लोग किराए पे। अच्छा। तब हमारा घर नहीं था इधर, हम लोग किराए पे थे, मेरे फादर और मेरी बहन थी, हम पढ़ते थे वहाँ। स्कूल बंद हो गए थे, तो कुछ मारकाट अपनी आंखों से देखी? हाँ बिल्कुल, मैंने आंखों से। वहाँ किशनपुरे में एक गुरुद्वारा है, उसमें मतलब ये हादसा रात को हुआ था, डर के मारे हम तो गए नहीं थे, क्योंकि हम छोटे भी थे, स्कूल पढ़ते थे, और डर ये भी था कि फादर मतलब डांटेंगे, कहाँ गया रात को, क्यों। तो हम कहीं नहीं गए, हम वहीं रहे, घर में रहे। लेकिन सुबह पता लगा था काफी मारकाट भी बहुत ज्यादा है। उससे कुछ थे जानने वाले उस समय? नहीं, मैंने किसी को मारते या मारते नहीं, मतलब आपको दोस्त को स्कूल में नहीं पढ़ता हो? बस फिर स्कूल की छुट्टियां हो गई थी उस टाइम पे, तो हम लोग स्कूल भी नहीं गए, बाद में गए थे, हम घर में रहे।
और हमारे फादर ने भी बोला था कि भाई यहाँ से भाई मैं ड्यूटी जाता हूँ तो तुम लोग छोटे घर से जाना नहीं है किसी को, हाँ। अपने घर में रहना। तो हम लोग वहीं, बट जब आपने ज्वाइन की थी ना, तब पंजाब में इंसर्जेंसी पीक पे थी हाँ और बहुत मतलब मामला वो सब हम ट्रेनिंग पीरियड में थे। हाँ, मेरे फादर मुझे बताते हैं कि मेरठ से इतने ट्रक जाते दिखते थे कि ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, कौन सी युद्ध होने वाला है। लेकिन हमारा जो टेक्निकल ट्रेड होने के नाते जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पीरियड, हाँ। वो 2.5 साल से भी ज्यादा था। अच्छा, उस समय हाँ, मैं 87 में भर्ती हुआ था, 25 अक्टूबर 87, और 11 फरवरी मुझे याद है, 11 फरवरी 90 को मैं ट्रेनिंग सेंटर से आऊंगा। ओके। तो हमारा लगभग एक यूनिट का जो टर्नओवर है वो ट्रेनिंग पीरियड में चला जाता है। अच्छा। क्योंकि मैं व्हीकल मैकेनिक था, फौज के अंदर बहुत गाड़ी है, सभी गाड़ी के बारे में आपको पढ़ना फिजिकली, उनको रिपेयर करना सीखना, तो टाइम लगता है। टाइम लगता है। और सर यूनिट में क्या कहानियां चल रही थी, कुछ याद है आपको, क्या बात है? नहीं, मैं जब यूनिट में गया तब उस समय पे ऐसा जब मेरा पोस्टिंग था, ट्रेनिंग के टाइम में कुछ बातें तो चलती होंगी। हाँ, ये वहां तो ऐसी देखो, उस टाइम पे इतना मीडिया नहीं था, हाँ मोबाइल नहीं थे, हमें इतना नहीं पता लगता था। हाँ जो वहाँ कभी कभी कोई इंस्ट्रक्टर आते थे ना, पोस्टिंग हो गए, हाँ, वो कभी कभी बात करते थे, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग में थे तो इतना, और सबसे डायरेक्ट बात भी। हाँ, इतना नहीं चलता। ट्रेनिंग पीरियड में आदमी को समय भी नहीं है, हाँ। और इतना हम लोग जो सीनियर्स थे उनके क्लोज नहीं होते। बट जब पहली रैंक आपकी सुपौल से मिली होगी, तो ना आप ट्रांजिशन बड़ा खतरनाक था। 87 में पंजाब की इंसर्जेंसी खत्म हो रही है और 90 के दशक में कश्मीर में उग्रवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, मैं मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 11 फरवरी 1990 को मैं उधमपुर पोस्टिंग हुआ था हम लोग। अच्छा। हाँ, जम्मू के पास में उधमपुर है। नॉर्थन बेस है वहाँ थे, वहाँ हमारी एक बेस वर्कशॉप थी, हाँ। उस बेस वर्कशॉप में मैं पोस्टेड रहा, लगभग 3.5 साल मैंने वहाँ ड्यूटी किया। हमारी फर्स्ट यूनिट थी, तो हमें मतलब हम टेक्निकल रिपेयरिंग का पढ़ के आए थे। हाँ। हमने उसका मतलब क्लासे अटेंड करी, प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट देखे, वो सब कुछ किया था, बट हाथ से काम नहीं है, हाथ से काम छोटा मोटा प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। हाँ। पुरानी गाड़ियां वगैरह जो ऐसे मॉडल के तौर पर रहती है, ठीक है। बाकी तो यूनिट में करते हैं। तो मैं जब 90 में वहां गया, हाँ। तो हमने इंजन खोलना, रिपेयर करना, ये सब कुछ वहां पे हमने सीखा था। और आपको मैं एक हादसा भी बता देता हूँ, जब मैं वहां इतना तजुर्बा नहीं था, हाँ। तो हम लोग इंजन फर्श के नीचे जमीन पर रिपेयर करते थे। अच्छा। रख के स्टैंड नहीं थे, हाँ और वर्कलोड ज्यादा था, हाँ तो कुछ इंजन स्टैंड पर रिपेयर होते थे, कुछ जो यूनिटों की जो मतलब मांग होती थी उसके जल्दी करना है, तो हम जुगाड़। ओवर टाइम भी चलता था, रात को भी चलता था काम वहाँ, तो हम लाइट जला के रात को भी करते थे। तो हम जमीन पे ही इंजन को रख के रिपेयर कर रहे थे, और वो रिपेयर करते ऑयल की वजह से उससे मैं भी हुआ, इंजन भी हुआ, और वो मेरे हाथ पे गिरा, तो आज भी मेरा हाथ ऐसे है, ये तिरछा है। अच्छा। एक कट है इसमें, ये 1990 की ही बात। किस चीज से इंजन था वो? शक्तिमान गाड़ी। अच्छा। वो जब गिर रहा था तो उसका एक पीछे से होजिंग बोलते हैं उसकी, हाँ। मैंने उसको पकड़ लिया था ताकि मतलब ये गिरे ना, लेकिन उसका वेट इतना है, मेरा नीचे से पैर का ग्रिपिंग भी ऑयल में था, जो शू था, मैं भी स्लिप हो गया, गिर गया। और एक कुछ चीज वो बताता हूँ आपको, और उस समय कैप्टन रोहित चौधरी थे। अच्छा। वो वहां पे पोस्टेड थे, नए यंग अफसर थे, बहुत अच्छे थे, और आज की तारीख में कांग्रेस के टॉप लीडरों में है हाँ। रोहित चौधरी। अभी फिलहाल कर्नल रोहित चौधरी है, रिटायर्ड कर्नल। तो वो मुझे अपनी गाड़ी पे, आर्मी गाड़ी थी, खुद ड्राइव करके नॉर्दर्न कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में लेके गए। हाँ। तब मेरा वहाँ स्टिचिंग और जैसा प्लास्टर वगैरह किए गए। सर एक बात कही जाती है, इन्फेंट्री अगर ना हो तो जमीन पे कब्जा ना हो, बिल्कुल नहीं होगा। जमीन को रख के। अगर आर्टिलरी ना हो तो उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं, बमबारी नहीं हो। आर्मर्ड ना हो तो उस पर जो अपना दबाव है कि ये जमीन हमारी है, वो नहीं हो सकता। और कहा जाता है अगर ईएमई ना हो तो ना तो गोली चले, ना कोई गाड़ी चले, ना पूरी फौज चले। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या हमारा रिपेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिपेयर एंड रिकवरी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईएमई का। अच्छा। रिपेयर करना, इस टाइम पे हर इंस्पेक्शन करना, ये हमारा काम। इंस्पेक्शन का मतलब है उनको हर समय हर इक्विपमेंट लड़ाई के लिए फिट फॉर है कि नहीं, वो हमारा चेकिंग करना, उसको मतलब हम टेक्निकली तौर पर इंस्पेक्शन करते हैं। सर पर आपकी कहानियां हमने सुनी हैं कारगिल के दौरान जो बफर फोर्स हुआ करती थी, बफोर्स गन होती थी। हाँ। हमने सुना है कि वो 24 घंटे चला करती थी जी। तो उसमें फेलियर क्या था? नहीं, फेलियर तो उसका इतना नहीं था, उसका फेलियर उसका तो बहुत मतलब जितना भी रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट हमने देखने को मिला है।
ऐसा कोई फील नहीं था, बॉपर्स का उनका बहुत बट मेंटेनेंस रिपेयर तो तुरंत चलती रहती होगी ना, ऑयलिंग ऑयलिंग इनके साथ में आर्टिलरी के साथ में हमारी LRW रहती है, लाइट भी रिपेयर वर्क को, तो उसमें सभी ट्रेड के आदमी रहते हैं। आर्मर रहेगा वो हथियार के लिए है, गन फिटर है गन के लिए है, और व्हीकल मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, टेलीकॉम है, कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, सारे ट्रेड के जो रहते हैं तो सब उनका इक्विपमेंट का रिपेयर करना हमारा 24 घंटे जगह रहते थे। बिल्कुल 24 घंटे, मतलब जैसे वहाँ बंकर होते हैं ना, हाँ जहाँ गन है, गन के लिए भी हमारा मोर्चा खोते में सेफ्टी से रखते हैं, कैमोफ्लेज करके रखते हैं। हाँ तो जो फायरिंग चल रहा है वो रात दिन ऐसे तो 24 घंटे, मतलब वहाँ जैसे चलता था रिपेयर में कोई साथ में रहते हैं सभी वो लोग, आर्टिलरी के भी, हमारा लाइट रिपेयर वर्कशॉप जो वहाँ अपना रिपेयर देती थी वो साथ में रहती थी। वो जैसे उनकी जितनी कंपनी है ना, साथ में घूम घूम के रात में दिन में, आज इधर आज इधर, ये उसका टेक्निकली इस पर चेक बैक करते रहते। पूरी रात चलता था। हाँ जगह रहते थे मतलब। नहीं जगह ऐसा तो मतलब कम, आप बैठे बैठे थोड़ा बहुत रोएगा तो दूसरा जगह। अच्छा ये शिफ्ट सिस्टम में उसको मतलब मैनेज करता हूँ। और बैठे बैठे झपकियां ले। हाँ बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहते। हाँ जूता नहीं बोलते थे उस टाइम। अच्छा पूरा पूरा दिन नर्सिंग। सर मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था, मैंने सुना कि चलती लड़ाई में EME आता है, ठीक तेजी से काम करता है, गोलियां ऊपर से जा रही हैं, आर्टिलरी ऊपर से जा रहा है, सब कुछ जा रहा होता है, और बिना उसको ध्यान में रखे वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल काम तो देखो करना, हमारा मतलब जो गाड़ी का मूवमेंट होता है, यूनिट का ऑफ नहीं होता कि इन्फेंट्री के बाद चलो बंदूक है वो तुरंत फायर बैक कर रहा है, नहीं केवल अपने काम में लगा हुआ है। नहीं, जहाँ उनका इक्विपमेंट है वहां तक जाने का रास्ता तो होता है। अच्छा। रास्ता इन्फेंट्री वाले बढ़ा के रखते हैं। अच्छा। और उनका खुद का भी आना जाना, खाना खुना, ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा। तो रास्ता होता है वहां जाने का, ऐसा नहीं है कि भाई फायरिंग ही चल रही है उसके अंदर से गुजरना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो 65-70 में जब टैंक का इस्तेमाल हुआ था, तो मान लो चलता टैंक बंद हो गया होता ना, उसकी आपकी चाहे चैन टूट गई हो, कुछ हो गया हो, और सामने से फायर आ रहा हो, तो उस फायर के वक्त रिपेयर के लिए मैंने सुना है कि एक स्मोक बॉम्ब पहले डालते हैं, एक स्मोक की शील्ड बनती वो तो एक लहर बन जाती है, उसमें दिखाई नहीं देता है और वो वहां तक पहुंच जाता है। वो थोड़ा किस्सा समझा तो होता है। एक्चुअल में क्या, जैसे ये इन्फेंट्री के काम है वैसे। अच्छा। बट हमने ये देखे तो हैं, हाँ। बाकी ये नहीं, तो हमारा ये रोल नहीं है। क्या होता है सर? वो जब बम होते हैं ना, जैसे स्मोक बम बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो फेंकने के बाद में वहां से वो पूरे एरिया में धुआं हो जाता है। आपको मालूम है कि आपको जाना कहाँ है। अच्छा। आप तो वहां से गुजर जाते हैं, बाकी को पता नहीं चलता कौन आ गया कौन चला गया। अच्छा। तो वो अपने निर्धारित जो लोकेशन है उसको पहुंच जाता है और अपनी कार्रवाई करके आ जाता है। अच्छा। और स्मोक की वजह से दिखता नहीं हाँ, दिखता नहीं। अच्छा आप बता रहे थे कि फादर वॉर का हिस्सा रहे, तो उन्होंने क्या कहानी बताई आप? और हमारे डैडी बताते थे कि भाई रात को हम लोग पूरा पिट्ठू, खाना, पानी सब हमारा उसके अंदर होता था। आजकल तो सब चीज मतलब बदली हो गया, इक्विपमेंट का जो वो है, जो पहले इक्विपमेंट थे और अभी के उनमें बहुत अंतर है। अच्छा। तो अभी जो पहले के थे तो साथ में सब कुछ खाना दाना पानी अभी भी लेके चलते हैं। हाँ। बट उस समय का बहुत टफ था, पैदल भी चलना पड़ता था ज्यादा। अच्छी इस तरह की कंडीशन थी, फिर इक्विपमेंट भी कई ऐसे थे जो हाथों से ही खींचने थे। अच्छा। तो कई चीजें बहुत मतलब आपकी मैं जबकि मैं इक्विपमेंट में और मतलब जो साजो सामान है या हमारा जो इक्विपमेंट है उस तरह के नहीं है। अच्छा। पहले तो मेरी टाइप पे जो मैं 87 में भर्ती हुआ तो वो सारी गाड़ियां बदल गई, टाटा की गाड़ी बदल गई, शक्तिमान बदल गई, वन टक बदल गई। शक्तिमान तो बेहतरीन गाड़ी थी। हाँ बेहतरीन थी, लेकिन उसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं था ना। अच्छा। तो अभी के नहीं होता वो पूरा यूं घुमा दो। वो तो हाथ की ताकत से ताकत से आएगा। वन टन थी, जोंगा थे, हाँ। ये जीप थी। आपकी फेवरेट कौन सी थी? जीप विलीज। अच्छा, क्यों, खास बात क्या है? जीप विलीज सुंदर लगती थी, आपने भी देखा होगा पिक्चरों में, कहीं भी देखा वही यूज लगता है कि कोई कुछ आ रहा है। गाड़ी बहुत अच्छी। बढ़िया, बहुत सही। जोंगा, हाँ। वो आर्मी के लिए जोंगा में सबसे बेस्ट गाड़ी होगी, क्योंकि आपको रेत हो या पहाड़ी हो, वो 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था, वो कहीं भी चढ़ जाता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अच्छा, अगली पोस्टिंग कहाँ? फर्स्ट सेकंड पोस्टिंग मैं गया अच्छा, कहाँ पर? तब तक आप हवलदार बन चुके थे? नहीं, तभी नायक थे? मैं सिपाही था। अच्छा, सिपाही थे। टेक्निकल CFN बोलते हैं हमारे। CFN मतलब क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन मतलब टेक्नीशियन। हाँ। वो था। अच्छा, तो अब मेरी जब यहाँ से मैं पोस्टिंग था, सॉरी, हाँ। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। वहां एक्सरसाइज लगी, हमें भी तजुर्बा नहीं था, सेकंड यूनिट थी। अच्छा। और सिपाही थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे जो सीनियर थे, हाँ। उनके डायरेक्शन पे हमें चलना होता। फौज तो डायरेक्शन पे चलती है अपने सीनियर। ठीक है। और रात को हम लोग यहाँ से मार्च किए थे सुबह, रात को हम पहुंचे थे, पंजाब का एरिया था, मैं नाम तो उसका शायद ध्यान नहीं आ रहा उसका। रात को 10 बजे
हमने वहां पे डिप्लॉय किया। अच्छा। ये देखा भाई झाड़ी इलाका है, ये है तो एक प्लेन सा इलाका दिखाई दिया कि भाई हम प्लेन इलाका है। रात को उस मोबाइल तो ये तो थे ही नहीं, हाँ। टॉर्च वो कोई एक दो रखते थे ऐसी, हाँ। वो लगा के देखा, गाड़ी की लाइटों से देखा भाई प्लेन इलाका है, हाँ। और भाई रात को यही रुकते हैं, हाँ। सुबह मार्च करेंगे यहाँ से। अच्छा। तो हमने अपनी तिरपाल वगैरह जो लेके गाड़ी में गए थे बिछाने की, वो तिरपाल लगा दिया। तिरपाल भी सभी ने अपने बेड लगाए, और बोला देखा भाई प्लेन इलाका, यहाँ झाड़ी नहीं है, चलो तुम झाड़ी है और बढ़िया है, हम लोग वहां रुके। और रात को हमने रुकने के बाद सुबह उठे, सुबह लाइट आई, चांदना आया, भाई दिन निकल गया, तो पता लगा वो प्लेन इलाका किसी ने तो शमशान घाट था वो। वो पूरा राख ही राख उसमें ये था साइडों में। हाँ। तो उसकी वजह से वहाँ मतलब घास या पेड़ जमता नहीं था। हाँ, तो वो इसलिए ऐसा था, लेकिन रात को पता नहीं था ये। अब तो भाई सी मिट्टी से लगी। लेकिन सुबह तो हाँ, सुबह तो हमें डर लगा। अच्छा, हम लोग शमशान घाट में राख के ऊपर सो रहे थे, लेकिन रात को तो सोए। हाँ, पर हल्की आग तो नहीं दिखी थी कोई पुरानी? नहीं ऐसा था नहीं तो पता लग जाता। वो 2-4 दिन से शायद वहाँ कोई बॉडी आया नहीं होगा। अच्छा, ओके। अरे शमशान घाट देखो, उसकी रेंज बहुत कायम होती है। हम लोग जाते, उम्र भी नहीं था। अच्छा। और आर्मी का इतना एक्सपीरियंस, हमें डर लगा। अगले दिन पता लगने से डर लगा कि हम लोग शमशान घाट में राख के ऊपर सोए। ओके। अच्छा, ये जब कहानी थी तो पहला प्रमोशन कहाँ मिला था आपको? पहला प्रमोशन मेरा यहाँ से, मैं फिर मेरा पोस्टिंग आया गुवाहाटी। हाँ। वहां थी हमारी बोलते हैं। अच्छा। तो हम गुवाहाटी में मैं पोस्टिंग गया। हाँ। वहां पे मुझे जो अपना टेक्निकल काम, वो ये इंजन और ऑयलिंग का वही काम है, मेरा काम था, ट्रेड था व्हीकल, एज ए व्हीकल मैकेनिक। वहां पे हवलदार मेजर का टेस्ट था, HMT बोलते हैं। हाँ। हवलदार मेजर टेक्निकल, उसका टेस्ट था। तो मैंने काफी, मेरे जो कर्नल साहब था मुझे उसने गाइड किया, पढ़ाया। और वहां एक सूबेदार साहब थे आसाम के, एजुकेशन हवलदार से भर्ती होते जब, वो सूबेदार मास्टर जी बोलते हैं, उन्होंने भी पढ़ाया कि बोला भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ये करेंगे। हालांकि मेरा अंदर से लग नहीं रहा था कि वो टेस्ट बहुत टफ है। अच्छा। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे से नहीं होगा करके, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुमसे होगा। तो मुझे वो पढ़ाने लगे। अब आर्मी में एज ए सिपाही थोड़ा समय मिलता है रेस्ट का। हाँ। उसमें वो दिन भर काम करना, और जो रेस्ट का समय वो मास्टर जी लग जाए पढ़ो बैठ के। मैं दुखी हुआ, अंदर से लग रहा था कि अब सिलेक्शन भी होगा नहीं होगा, और मतलब मैं परेशान। सर, पर ये रिलेशन होता कैसे है? सीओ साहब पढ़ा भी रहे हैं? नहीं, वो ऐसा देखो, आप जब कहीं भी जिस फील्ड में आपसे जूनियर होंगे, नीचे होंगे, उसमें आपको कोई शरारती भी होगा, कोई अच्छा भी होगा, कोई वो लगता है। उनको ऐसा लगता था कि मैं कभी शरारती नहीं रहा फौज में। अच्छा। मैंने कभी फौज में या सिविल में कभी शरारती नहीं है। अच्छा। तो वो मुझे लाड करते थे, मतलब एफिड का जो श्राम करते तो पता चल जाएगा ये रहा। नहीं, मैं शरारती नहीं था। अच्छा। मैंने कभी शरारती नहीं किया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वो पढ़ाते थे, वो मुझे कहने लगे बेटा तुम जो है HMT टेस्ट दो हवलदार मेजर के लिए। हाँ। तो मैं उनके सामने नहीं बोलता था, अच्छा। कर्नल साहब के सामने, लेकिन मैं मास्टर जी को, जो सूबेदार साहब थे, उन्हें बोलता था सर मुझे ऐसा लगता है, तब जो इसका पहले पेपर हमने देखे ना पुराने, हाँ। तो मुझे अब उसमें 50% लगता था। हाँ। और 50% नहीं लगता था कि मैं इसमें सेलेक्ट हो पाऊंगा। तो फिर भी उन्होंने पढ़ाया। हाँ। 6 महीने पहले मेरे कर्नल साहब ने जबरदस्ती मुझे पढ़ाना शुरू किया, और सूबेदार साहब को मेरे पीछे लगा दिए। अच्छा। तो मैं वो रात को 11-12 बजे तक पढ़ाना, अगले दिन नाइट ड्यूटी हो जाना, एक दिन रेस्ट मिलना, तो उसमें वो 12 बजे तक पढ़ाना। काफी दुखी हुआ, लेकिन आज की तारीख में मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ और उन्हें याद करा। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, वो भी फर्स्ट कोर्स में। हम लोग 220 लड़के सेलेक्ट हुए। अच्छा। और एक जो कोर्स होता है हमारा, वो DAE भी बोलते हैं उसको, डिप्लोमा ऑटो इंजीनियर, वो बड़ौदा में चलता है हमारा। 1 साल 7 दिन का उसका ड्यूरेशन है। तो मैं उसमें वहां गया, तो उससे पहले जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं ना उसमें, तो नायक बना देते हैं, 2 फीती लगा देते हैं। हाँ। और जब बड़ौदा में जाते हैं तो फिर वो एनशो बन के जाते हैं, 3 फीती हवलदार लगाते। तो मैं वहां गया, तो मैंने वहां सिलेक्शन तो मेरा हो ही गया। हाँ। मेरा मेरिट नंबर 20 आया। हाँ। और मैं सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट कोर्स में गया। तो सर प्रमोशन होगा तो घर में अपनी अलग ही चोट हो जाती होगी। वो तो है। क्या क्या माहौल होता है? मैं जब इसमें सेलेक्ट हुआ तो मेरे फादर को भी मतलब बहुत गर्व हुआ, उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि वो तो नायक में आ गए थे। हाँ। बट उन्होंने, उनका भी सपना था, नहीं हुआ। नहीं, वो घर की उस समय स्थिति ऐसी थी कि उनको आर्मी को छोड़ के घर आना पड़ा। तो पढ़ाई कितनी पसंद थी आपको? पढ़ाई तो मैं करता था, इतना मतलब ज्यादा, मतलब मैं बोलूं कि मैं बहुत ब्रिलियंट या उसमें वो था। हाँ। लेकिन हाँ, बीच में चल रहा था मैं सभी। अच्छा सर, मैंने ना किसी सरकारी नौकरी में ना अफसर और जूनियर वाले ना पूरा टाइम नहीं देखा। नहीं, मैं हमारे यहाँ ऐसा, मतलब
ऐसा तो नहीं है। मैं मेरे मेरे घर वाले कई सारे वो ना सरकारी दफ्तरों में है, पर मैंने वैसा क्या नहीं देखा जो फौज में होता है कि अफसर ही ध्यान दे रहा है, एग्जाम के लिए ध्यान दे रहा है, एग्जाम के लिए पढ़, वो मैंने लगा कभी देखा नहीं। आप फौज में ऐसा क्या माहौल होता है? नहीं वो अच्छा मैं समझ गया था। हाँ। देखो फौज में एक दूसरे को सब प्यार करते, हमारे यहाँ कोई बिरादरीवाद या किसी किस्म का द्वेष भावना, ये ऊंचा नीचा ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत एक साथ खाना है, एक साथ सोना है, एक साथ रहना है, हमारे मन में ऐसे विचार आती ही नहीं। तो कुछ नए नए रंग रूट होते होंगे, वो तो उनको चेहरे पे देखता होगा। हाँ वो लगता तो शुरू में तो जब रहते तो वो ये भाई मद्रास का है, ये वहां का है, वो हमारी भाषा नहीं समझते, हम उनकी नहीं समझते, झगड़े भी हो जाते थे। अपनी जगह वो भी सही है, मैं भी सही होते कि समझ नहीं रहे दूसरे की तो ये हो जाता था ऐसा। बट सीनियर से रिश्ते कैसे रहते थे? मेरे साथ मेरे तो खुद के बता सकता हूँ मैं। हाँ, बताइए। बाकी के भी वैसे तो मैंने ऐसा नहीं देखा। आर्मी में बहुत जो सीनियर होते हैं, जो हमारे सीओ हैं हाँ। या सूबेदार तेजर हैं या और भी एडजुटेंट साहब हैं, OIC हैं, बटालियन कमांडर हैं, बहुत अच्छी, अपने से नीचे वालों को तालमेल में चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे बड़ौदा से जब मैं HMT कोर्स क्लियर कर गए, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग आया नसीराबाद, राजस्थान। अच्छा। एज ए हवलदार में, हवलदार भी हमारे यहाँ ताज बांध देते हैं उसको। हाँ। तो मैं जब वहां गया तो वहां मतलब LRW OIC होता है। क्या होता है? LRW OIC, लाइट रिपेयर वर्कशॉप का OIC। ओके, समझ गया। वो हमारे वहां उसमें अफसर नहीं होते LRW में, अच्छा। या तो JC होगा या HMT होगा, दोनों में से एक। ओके। तो मैं जब गया तो वहां सूबेदार साहब थे जो ड्यूटी को कर रहे थे। हाँ। तो तब मैं गया तो मैं सूबेदार साहब से बोला हाँ। कि साहब मैं सिपाही से सेलेक्ट होके आया हूँ हाँ। और अभी इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। तो सूबेदार साहब बहुत बढ़िया थे, मेरे अभी भी याद नाम है उनका, सूबेदार बुलेरिया साहब, हाँ। हिमाचल के थे। हाँ। वो बोले कोई बात नहीं, तेरा पोस्टिंग आ गया, बट मैं आपको यहाँ का मतलब पेपर वर्क से लेकर सब कुछ सिखा के जाऊंगा, बता के जाऊंगा आपको सब कुछ, बस मतलब इस रैंक का क्या करना होता है, आप ट्रेनिंग कर पाया होगी। वो मुझे उसने लगभग 2 महीना सिखाया। हाँ। और CO साहब से बातचीत किया कि साहब 2 महीना मैं रहना चाहता हूँ, मुझे सिखा के बता के तब वहां से गया। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जैसा बताया वो वैसे ही मैंने हैंडल किया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अपना पर्सनल टाइम किसी को देना, अपना काम साइड में हाँ ये आर्मी में होता है, सिविल में नहीं है। हाँ। सिविल में नहीं है सर। मैं अभी मुझे रिटायर हो गया लगभग 4 साल हो गया। हाँ। 4 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। और मैं 34 ईयर्स नौकरी भी किया। हाँ। मेरे मन में कभी ये बिरादरी, ये छोटा या बड़ा कभी नहीं आता। आर्मी के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, ऑफिसर से लेकर एक सिपाही तक एक दूसरे को सम्मान भी करता है, एक दूसरे को प्यार भी करता है, एक साथ खाते हैं, पार्टियां करते हैं और काम भी करते हैं इंसान। अच्छा। कभी किसी बात का नहीं, कोई अधिकारी मैंने देखा नहीं ये मतलब ये वो है या ऐसा है वैसा है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। बहुत अच्छा है। HMT का प्रमोशन ईयर क्या था? जब मैं HMT सेलेक्ट हुआ ना 2001 में मैंने ट्रेनिंग पूरा कर लिया था। अब बड़ी क्रिटिकल ईयर है। हाँ। कारगिल वॉर 1999। हाँ। और 2002 में पार्लियामेंट अटैक है। हाँ मैं 2002 में HMT ये 99 में पास किया था। हाँ। 2002 में मैं 2000 में मैंने ट्रेनिंग किया। हाँ। और 2001 में मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ था। उस समय मैं बड़ौदा में अच्छा। इसमें ही था पीरियड। अच्छा, जब वॉर होती है घर में माहौल कैसा होता है? हमें तो चिंता तो होती ही। अभी जब मैं आपको बताता हूँ वॉर की बता देता हूँ। हालांकि मेरे समय पर कोई इतनी बड़ी ये कारगिल युद्ध हुआ। हाँ। बट मैं उस समय पर ये गुवाहाटी में था। अच्छा। तो हमारा वहां पे मतलब देश वर्कशॉप था। हाँ। देश वर्कशॉप कहीं जाता नहीं है। हाँ। वहाँ ही उसका वर्क होता है, उसमें उसी में हमें काम करना होता है। तो हमारा वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस समय पे। लेकिन उनके साथ में हमारी EME कोर की सपोर्ट थी। हाँ। तो अदर यूनिट जिनको वहां पे जिनका मतलब इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ पोस्टेड थे वो लोग, मैं उस समय आसाम में था। तो उन्होंने वहां पे जहाँ थे उनके LRW थे, वर्कशॉप थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, रात दिन सपोर्ट किया। जैसे इन्फेंट्री ने रात दिन काम किया, उसी समय हमारे LRW ने और वर्कशॉप में उनके साथ रात दिन काम किया। हम एक मटरू काम करते, हमें लगता नहीं है पर इतना ही लगता है भाई LRW का है, ये इन्फेंट्री का है। तो हमें पता है कि भाई ये लोग रिपेयर पार्टी है, ये हमारे दूसरी पार्टी है, लेकिन एक साथ रहते हैं, सेम ड्रेस सेम सब कुछ, बहुत प्यार से रहते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, बॉडी आपकी थकान नहीं मांगती? मैं थक गया हूँ, अब 8 घंटे काम हो गया, मैं 8 घंटे से रिपेयर ही कर जा रहा हूँ। नहीं, वो मोटिवेशन होता है फौज के अंदर। सबसे ज्यादा क्या है? मोटिवेशन। बट 9-10 घंटे थोड़ा मोटिवेशन। मोटिवेशन में आप हमारे टीम वर्क है ना, हम अकेले नहीं। अब अकेला आदमी महसूस करेगा या 2 आदमी होंगे तो महसूस करेंगे मैं तो कल से लगा हूँ या ये लगाऊं। हमारा जो पूरा टीम है, टीम वर्क है, टीम पूरा उसमें लगा हुआ है। अगर वो सारा टीम रूटीन बाई रूटीन काम कर रहा है, लग रहा है, और हम उनके साथ में एक आदमी बैठते नहीं, ऑटोमेटिक उसको भी चार्ज होता रहता है उसी पर।
और कोई तो होता होगा नहीं, वो मन में भी रहता है। हमारे के जो अधिकारी हैं, सीओ हैं, उनसे नीचे हैं, उनसे ऊपर वाले अधिकारी हैं, वो जब आते हैं, वो जब गाइड करते हैं, बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो एक अलग जज्बा होता है। उस समय कोई घर भी याद नहीं आता। आप पूरा दिन काम करते रहे, कोई घर याद नहीं आता है। हमारे यहाँ कई हादसे ऐसे हुए जो हमें कभी घर याद नहीं आया। मैं आपको वही बता रहा हूँ वार वाली। तो मैं उस समय जब HMT बन के नसीराबाद में पोस्टिंग गया, तो नसीराबाद में उस समय 2002 में आपने अगर किसी आर्मी वाले से या किसी बुजुर्ग से सुना होगा, वो मुशर्रफ ने एक बार, वो उसे मुशर्रफ वार बोलते हैं। हाँ नहीं अच्छा। 2002 में। अच्छा, पार्लियामेंट वाली। हाँ, उस समय पे मतलब सेना अलर्ट हो गई। तो हम लोग भी नसीराबाद से हम पहुंच गए थे वहां। आपने सुनाओ लोंगे वाला, पीछे वाला बॉर्डर पिक्चर देखा ना? उसी इलाके में हम थे। बॉर्डर पिक्चर पे जो मंदिर है, उसे वो तनोट माता का मंदिर। हम लोग वही तनोट माता मंदिर में बॉर्डर पे थे और हम 1 साल पड़े रहे। वो रेतीला इलाका है, वहां घास पे इतनी गर्मी है, इतना वो है, वहां घास तक नहीं है, लेकिन इतनी मतलब पूरा शरीर फुंसी फुंसी हो गया था। एक दूसरे को कंघी से हो जाते थे हम लोग। मैंने उस वक्त की कहानी सुनी है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कहते वॉर हो ही जाएगी, तब भी सुना था वॉर हो ही जाएगी जब 2002 में। बिल्कुल ये ऐसा। हाँ, मुसलमान वो 1 साल पड़े। आप देखो 1 साल तक अगर सेना अलर्ट है, तो हर दिन हर नए आदेश, हर दिन नई सिचुएशन, अलर्ट मोड में रहते थे। बिल्कुल। पर आपने घर के किस्से सुना है, अब 1 साल तक घर में क्या किस्से चल रहे हैं भाई? अब जैसे हम लोग वहां गए, तो उस समय छुट्टियां तो बंद कर दी थी। तो हम लोग भी नहीं है। हम 7-8 महीने 8 महीने में छुट्टी आया था तब। हालांकि जो उस समय पे जो छुट्टियां बंद कर दी थी, वो बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आ गया था, वो मिल गई। नहीं वो ठीक है, पर घर में क्या चल रहा था? घर में तो चिंता तो करते थे उस समय। देखो मोबाइल तो थे नहीं। बच्चे तो हो गए मेरे लगता है। हाँ, बच्चे थे। तो वो नहीं कहते थे पापा नहीं आ रहे? वो कहते होंगे हम तो लेटर ही डालते थे। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। 2002 में मोबाइल तो मैं जब वहां से यहाँ पोस्टिंग आया मेरठ 2004 में 5 में, तब हमने मोबाइल देखा या लिया था। अच्छा। तो उस समय 2002 में तो कोई मोबाइल नहीं था। लेटर थी, वो सरकारी लेटर जो हमारे फील्ड में क्या लिखा होता था? लेटर में हम लिख के भेजते थे। हाँ सही है। वो क्या लिख के भेजे घर से? वो पूछते थे वहां से, ये रेडियो में ऐसा आ रहा है, टीवी में ऐसा आ रहा है। तो हम लोग कहते ऐसा नहीं है, हम लोग तो ये है, हम बहुत अच्छी जगह है। तो हालांकि हम बिल्कुल तो बोलते थे अगर सब अच्छा तो आ जाएगा। हाँ, वो नहीं बताते, वो छुट्टियां बंद है, बट हम जहाँ रह रहे हैं वो सेफ, ताकि घर वालों का मोटिवेशन बना रहे। वो उस लेवल में झूठ बोल रहे। हाँ, झूठ। अब वो झूठ बोल रहे कहने के लिए, अभी जैसे अभी तो तुरंत पता लग जाएगा मोबाइल से। उस समय तो उनका ये कहना भी हमें 1 महीने बाद पता लगता था कि वो हमें झूठ समझ रहे हैं या सही। अच्छा। और उसके बाद मेरा फिर पोस्टिंग मेरठ में हुआ। कब? कौन साल? 2004 जनवरी में। अच्छा। तो मैं यहाँ मेरठ तो अब नायब सूबेदार वाली मैं वहां से मैं सूबेदार कोर्स करके आया था। कहाँ से? अच्छा। तो मैं कोर्स के लिए सिकंदराबाद गए थे हम लोग। इस बार एग्जाम कठिन नहीं था? नहीं, वो तो फिजिकल देना वो। अच्छा। हाँ, उसमें रिटिन नहीं है। रिटिन है, नॉर्मल है रिटिन। वो तो हमारा डेली रूटीन वाला वही कोर्स थे जो टेक्निकल है। आपको फिजिकल ज्यादा पसंद है लगता है? हाँ, फिजिकल तो किया। फिजिकल हमने एक बार में सेलेक्ट मतलब कंप्लीट कर दिया। नायब सूबेदार। हाँ। अब आप उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ आपके फादर रिटायर्ड हुए थे। नहीं, वो तो नायक में रिटायर्ड। नायक में, सॉरी। हाँ सॉरी, नायक में रिटायर्ड हुए। हाँ। और क्या बात है। तो फादर तो उस वक्त थे? हाँ, फादर मेरे सूबेदार मेजर थे। हाँ। जब सूबेदार मेजर फादर जिंदा थे। अच्छा। वो तो कोरोना में बस 2 दिन पहले बीमार हुए, 2 दिन में खत्म। अरे मेरे रिटायरमेंट से 3 महीने पहले खत्म। अरे वाह। मैं जब यही 3रा पोस्टिंग था मेरा। हाँ, यही था। मैं 2002 में आपको घर से खबर आई थी 4th स्टेज कैंसर। हाँ, ये मैं एक्चुअल में मैं बताता हूँ। ये 2002 की बात नहीं, 2014 की बात है। 14? यस। मदर मेरी जब खत्म, जब मोदी जी आ चुके हैं और तब कहानी चल रही है। मैं 3 सेक्टर 1 सेक्टर सिकंदराबाद में पोस्टिंग था। हाँ। ऐसे जेशु अर्जुन। हाँ। तो मैं वहां था। बहुत हमारे का ब्रिगेडियर साहब थे, सिदाना साहब, आज की तारीख में DGM है। ये के सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर है और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे मतलब बहुत ही अंदर से ब्यूटीफुल है। कैसे? ऐसे क्या? बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं। सभी को कोऑपरेट करना, सभी को गाइड करना। मैंने ऐसा आप सब देखा भी नहीं। पर इतनी बड़ी रैंक, जनरल रैंक होगी आते हुए। हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल है। तो इतनी बड़ी रैंक का आदमी मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत निर्मल
मन के निर्बल दिल के हैं। अच्छा। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। बहुत सिपाही, बहुत जेसीओ, मैं एडम ड्यूटी में जेसीओ एलिमेंट था। हाँ। तो मैं टच में रहता था साहब। अच्छा। तो कोई आते थे भाई, पता लग जाता था कि इसके घर में दिक्कत है, वो बस नहीं बोल पाते बंदे, वहाँ हवलदार है, सिपाही है, नायक, सूबेदार, नहीं बोलते थे थोड़ा सा वो। लेकिन मेरे तक बात आ रही थी, मैं साहब को बोलता था, साहब कभी नहीं बोलते थे उनको बुलाओ, मेरे से बात कराओ, मैं उससे तकलीफ पूछूंगा। एक बार बता दिया वो समझ गई। अच्छा, तो लगता था वो तुरंत उसकी मतलब हेल्प कर कोई। आपकी पर्सनैलिटी 6 फीट लंबा आदमी, तगड़ा आदमी, आवाज भारी, तो आपसे तो जूनियर बड़े पहले शुरुआत में डरते होंगे कि मैं हाँ, क्या मैं एक्चुअल में क्या, जब अभी मैं 622 में था, लास्ट पोस्टिंग में था, हाँ। तो यहाँ हमारे सीओ साहब थे, हाँ। मोसिस साहब, हाँ। ए मोसिस हाँ। साहब, क्रिश्चियन थे, बहुत अच्छे। और अभी उन्होंने भी आर्मी छोड़ दी है। अच्छा। दिल्ली में जो डायरेक्टर है कंपनी के, हाँ। बहुत बढ़िया ऑफिसर से, उन्होंने इस पूरी 622 बटालियन बदल दिया है। सिपाही से लेके ऑफिसर तक, हाँ। उनका लिविंग, उनका मैस स्टैंडर्ड, उनका हर चीज यूनिट में, कैंटीन, और मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत बदलाव किया, बहुत अच्छा काम किया। और उनके अगर वो इस तरह का काम करे तो मुझे भी रात दिन उनके साथ लग रहा होगा, कोई टाइम नहीं। नहीं तो रात दिन जब आप लोग बोलते हो ना, तो सच में आप रात दिन बोल रहे होते हो? हाँ, खड़े रहते थे, जवान काम करते थे। वो जो वहाँ सिविल से भी मिस्त्री बुला के हमने जो यूनिट को साफ सुथरा किया, सुधारा है, उसमें रात दिन काम किया, तो उसमें वो सीओ साहब हमारे खड़े रहते थे। मैंने नॉर्मली जो सिविल लाइफ होती है, कॉर्पोरेट में होता है ना, वहाँ 2 मिनट भी ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए ना तो चैंचे में होने लगती है। नहीं ऐसा फौज में नहीं है। फौज के अंदर जब तक सीनियर खड़ा है, जूनियर का चेंचे करने को मैटर भी नहीं होता, वो करता भी नहीं है। वो इसलिए नहीं लगता है यार, तो मोटिवेट होते हैं ना कि मेरे से बड़ा या मेरे से सीनियर खड़ा है। जैसे घर में सोचते कि मेरा फादर काम कर रहा है, मेरा बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटा भाई बोलेगा नहीं कि फादर काम कर रहा है और बड़ा भाई काम कर रहा है, मैं सो जाता हूँ। ऐसा तो बहुत कम कोई बाई चांस कोई होगा अलग माइंड का, लेकिन आर्मी में ऐसा नहीं होगा। हमसे सीनियर, हमसे वो काम कर रहा है तो वो खड़ा रहेगा। अच्छा। बिल्कुल। आर्मी के अंदर सबसे अच्छी क्या है, जो ड्यूटी है वो समय का होना है, आपके वातावरण से उसका कोई लेना नहीं। पर ड्यूटी सर्वोपरि बनी कैसे है फौज में? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाए। पर नहीं, वो बनी कैसे भाई? आप सोच के देखो यार, ईमानदारी से, फौज की नौकरी और पुलिस की नौकरी सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक। बिल्कुल। उसमें धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं होती। मैंने पुलिस वाला का बाहर ट्रैफिक वाला पढ़ा है तो ये नहीं कह सकता मुझे धूप लग रही है, फौजी भी नहीं कह सकता धूप लग रही है। देखो, पुलिस में और आर्मी में भी कई अंतर है। पुलिस वाला हर चीज को ये बीच में रहते हैं, हाँ। मतलब शहर में रहते हैं, हाँ। बीच में रहते हैं, अपनी जनता के बीच में। हाँ। अगर कुछ गलत भी होगा तो वो अपनी जनता के लिए गलत होगा या वो करेंगे। अगर इस तरह एक दूसरे की बात नहीं मानी, सीनियर की बात नहीं मानी, या हमने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा, वो देश के लिए बहुत बड़ा संकट। तो अगर हम बॉर्डर पे बैठे हैं, ड्यूटी नहीं समझ रहे हैं, तो बाहरी तक वो अपने अंदर इंडिया में आएंगे। वो जैसे आप भी बात कह रहे हो ना, ये सुनने में अच्छी लग रही है, पर सोचिए अफगान में अभी तख्ता पलट हो गया, वहां की फौज भग गई, उनको नहीं समझ में आई ये बात कि मेरा देश खत्म हो जाएगा, तालिबान जाएगा। ये चीज मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, एक बात और, थोड़ा मुझे एक बात एकदम से याद आई। आपकी मशीनें, आपकी बंदूकें, आपके ट्रक -20 डिग्री सेल्सियस में भी काम करते हैं, कैसे? वहां तो खराब होती होंगी ना चीजें? नहीं खराब होती, उनकी लाइफ कम होती है। लाइफ यस, बिल्कुल कम होती है। जैसे हमारी जो गाड़ियां हैं, हाँ। गाड़ी की 9 साल लाइफ है, ग्लेशियर। हम लोग कंडम कर देते, भले ही वो गाड़ी कितनी भी देखने में फिट फॉर है, हाँ। लेकिन हम उसको अनफिट करने के बाद में फिर उसका फार्म भर दिया, कंडम कर दिया और डिपो में जमा कर दी, दूसरी गाड़ी है इसलिए। और रिस्क नहीं था। नहीं, मैं समझ गया। सियाचिन ग्लेशियर और ये कारगिल एरिया जहाँ -20 और -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहां पर उन मशीनों में क्या दिक्कत है आपको? मशीन में जैसे डीजल जम जाता है। अच्छा। हाँ, उसके लिए भी कई चीजें, वो तो रात को ड्यूटी लगती है आदमी की। हाँ। वो रात को हर घंटे 2 घंटे में गाड़ी को 5 मिनट चलाएगा। जिससे डीजल जमेगा। हाँ, वो चलाएगा, सारी गाड़ी इसे स्टार्ट करते हैं, रात को स्टार्ट करके सुबह फिर उसे ऑफ करेगा, रात को भी ऑफ करेगा। हाँ। दूसरी ड्यूटी वाला आएगा, फिर वो ऑफ कर देगा, फिर दूसरी ड्यूटी वाला वो ऑन करेगा। हाँ। ये होता था। अच्छा, कभी किसी नहीं होगा तो आपका पाइपलाइन में पूरा डीजल जम जाएगा। आपका जब डीजल जम जाएगा तो आगे वो जाएगा नहीं, इंजेक्टर के अंदर इंजेक्ट नहीं होगा, सिलेंडर बोर में जाएगा नहीं, डीजल तो फिर चली गाड़ी कैसे नहीं, स्प्रे नहीं होगा। कभी जूनियर से ऐसी हुई, आपसे भी ऐसी हुई है जो हरकत मतलब करने के बाद समय तो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है?
नहीं, कभी कभी ऐसा दुख हो जाता था, जैसे कि अपने से कोई, मैं सेंट्रल में भी रहा, एडम ड्यूटी में रहा, 622 में भी रहा। हाँ कभी कभी किसी दूसरे के बताने से, मान लो किसी को सजा हो गया, हाँ छोटा मोटा सजा हो गया, हाँ तो वो आदमी को ऐसा लगता था कि भाई, पहले तो लगता है सजा दिया है उसे तो अच्छा लगता था भाई, हाँ। किसी ने गलती किया, हाँ ये राइट था इसमें, इसको सजा देना जरूरी था। हाँ कई बार ऐसा भी हुआ, बहुत दुख होता था, बाद में पता लगता था वो सीनियर करके डर से सीनियर कुछ बोल नहीं पाया, हाँ। गलती नहीं था वो। तो फिर वो तो बहुत ही बुरा लगता, उसको पर्सनली बहुत बुरा लगता होगा। उसको, लेकिन वो, ये आर्मी में क्या है, एक डिसेबल है, वो बोलते नहीं है। अच्छी। अच्छा मैंने सुना है सीओ से सिर्फ बात यस सर में हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो बता। ऐसा तो नहीं है, बट वो जो चीज सही बोल रहा है उसको दे तो यस सर होगा। कभी नो अब ये करा नहीं, नो तो कई बार बताया भी है कि साहब ये ठीक नहीं है, अच्छा यूनिट के लिए ठीक नहीं है, फौज के लिए ठीक नहीं है। तब उसमें वर्जन पे होगा ये कहानी तो। हाँ। नायक का थोड़ा होगा। नहीं, नायक का कोई रोल भी नहीं बनता सीओ साहब से टच में जाना, बात अच्छा। करना, ओके। क्योंकि चैनल होते हैं ना फुल। हाँ अब सीओ साहब एसएम को बताएगा, एसएम साहब से जो सेक्शन है उनको समझाएगा, उससे नीचे से सुबेदार साहब है उन्हें बताएगा, वो सेक्शन के इंचार्ज है, वो अपने ट्रूप्स के हवलदार को बताएगा। तो वो इस तरह है, कंपनी में सीएचएम है, उसे कंपनी हवलदार भेज रहे हैं, उसे बताएगा। मैं समझ गया आपका। अच्छा ये तो आपने कार की उसकी ट्रक की बता दी कि डीजल बंद हो जाता है। बिल्कुल। बट अगर मैं बोफोर्स गन की लूं उसमें क्या दिक्कत आती है? नहीं, वो फोर्स वन में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब आपने उसके स्कैम में वो तो आपने देखा कारगिल तो ठंड में ही था, पूरी नहीं है। हाँ। तो इलाका ही ऐसा है। हाँ। ऐसा फोर्स में कभी नहीं है। अच्छा और अगर हम बात करें जो हमारी गन्स होती हैं, जो कि मैंने सोचा इंसास राइफल सबसे ज्यादा खराब हुई थी और कारगिल में सबसे ज्यादा इंसास राइफल ने ही परेशान कर दिया था कि कभी सर्दी में जाम हो जाती थी, अगर एक फंस जाए तो दिक्कत आ जाती थी। वो तो सर्दी में नहीं, इंसास का तो ऐसा नहीं है, मैंने भी ग्लेशियर में नौकरी करा हुआ है। कभी अटकी नहीं वो नहीं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं है। तो लोग तो फायरिंग करते थे ग्लेशियर में, हाँ करते थे मैंने। हर महीने प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हाँ, और जब उसको निकाला गया फौज से तो टैके ये निकाला गया था कि वो रुक जाया करती थी, अटक जाया करती थी, मैगजीन नहीं होती थी, बस फायर करना तो सिंगल फायर जा रहा है, सिंगल फायर करना तो बस फायर जा रहा है। ऐसा तो मेरे ड्यूटी के दौरान तो ऐसा हुआ नहीं है। तो गन रिपेयर आती थी आप लोगों के पास? रिपेयर कर ली, हाँ। बिल्कुल। हमारी वर्कशॉप में था, मेरे ही ट्रेड तो व्हीकल में था, बाकी हमारे आर्मर होते वो रिपेयर करते थे भाई। ऐसा तो हमें लगा नहीं है। पेपर तो हमने भी किया, आरएनडी में पेपर वर्क करते थे, हथियार का, सब का, गन का। ओके। तो ऐसा लगा नहीं है। नेपाल ने वापस कर दी थी ना हमारी गन बंदूकें कि भाई ये काम नहीं करनी है हमसे। कुछ और कारण हो सकता है। नेपाल में इतनी सर्दी कहाँ है, हमारे यहाँ पे आसाम में और सियाचिन में हाँ। और सिक्किम में देखो कितनी सर्दी है। हाँ। ऐसा तो कोई कोई को है अच्छा। इंसास अभी भी चल रही है, अभी भी खूब बंगी है, चल रही है। अच्छा अगर इसमें थोड़ा और आगे चले, आपने ना शुरुआत में जब हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो आपने कहा था हवाई जहाज भी रिपेयर होता है। हाँ, हवाई जहाज कौन सा? एविएशन हेलीकॉप्टर नहीं है अपने, जिसे आपने देखा होगा। तक हाँ, सारे। ये हमारा ये को रिपेयर करती है। अच्छा एविएशन जो उनकी अलग ट्रेनिंग हो, अच्छा। बट कोर हमारी है। हमारी कोर में सारे टेक्नीशियन है। आपको बता कि हेलीकॉप्टर के भी हैं, गाड़ी के भी हैं, गन के भी हैं, हाँ। तोप के भी हैं, और रडार के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं, इंस्ट्रूमेंट के भी हैं, आर्मर हथियार वाले भी हैं। तो ये सब ट्रेड हमारे पास, वेल्डर भी है, सब है। अच्छा अब इस कहानी में थोड़ा हम आगे चलते हैं। कहानी चलती है अभी आपका नायब सूबेदार का प्रमोशन हो गया, अब सूबेदार बनने वाले हैं। साल कौन सा हो रहा हूँ? सुविधा बढ़ा था मैं 2011 में। 2011 में आपने 26/11 वाला हाँ, अटैक। अप्रैल 2000 के 1 अप्रैल 2011 को मैं बना था। मैं उस टाइम चंडीगढ़ में था। हाँ। सिग्नल वर्कशॉप, हाँ सिग्नल वर्कशॉप में था, इंडिपेंडेंट सिग्नल वर्कशॉप थी वो। अच्छा। हाँ, ट्रोपो रडार थे उनके पास में। हाँ तो उनका जो रोल था, तो वो रडार, मतलब कहीं भी लड़ाई के दौरान पर रडार का काम है, तो वो ट्रोपो ही थी। सर मैंने एक ना बात सुनी है, मतलब मैं ऐसी ना बुराई नहीं कर रहा हूँ फौज की, बट हर चीज की एक लाइफ होती है, उसे अक्सर आप रखते होगे। मैं सुना है कि 50-50 साल पुराने इक्विपमेंट भी फौज के साथ आज भी है जिसको यूज भी लेते हैं। नहीं, वो ऐसा है, मैं बताता हूँ। कुछ स्पेशल गाड़ियां हैं, स्पेशल इक्विपमेंट है। रडार में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जो स्पेशल है वो पहले थे, अब नहीं, अब तो सब अपने हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पास में नई नई गाड़ियां, हमारे आर्मी से अच्छा इक्विपमेंट तो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल में क्या है, एक गाड़ी को खींचते रहते हैं 15-15, 20-20 साल तक। हाँ। हमारे ऐसा तो है नहीं। हमारे तो लाइन या तो उसकी उम्र होगी या उसके किलोमीटर होगी। अच्छा वो हवाई जहाज के साथ ज्यादा है मतलब। हाँ, ओके। जो मतलब उस समय पे बाहर के विदेश के थे, वो लिए हुए थे, वहां की टेक्नोलॉजी थी। तो अभी तो हमारे पास में बहुत इक्विपमेंट रशियन पे कुछ लिखा हुआ देखा है कभी आपने?
कि इक्विपमेंट पहले उस समय रशिया से बहुत आता हाँ, तो हमारे पास गाड़ी आती थी रशिया की, जो गाड़ी थी ना हमारे पास, जिल गाड़ी थी, हाँ। यूराल गाड़ी थी, हाँ। तो हम वो उनमें अभी इंडियन इंजन डाल रखे हमने, क्रॉस सब के, टाटा के, हमने वो पेट्रोल इंजन थी उनमें वो निकाल दिए, वो ये डाले, ये 200-500 हमने बहुत किए। तो उस रशियन गाड़ियां जो सच में इतनी बेहतर हुआ करती थी, ये खाली सुनने की कहानी हुआ करती। नहीं, उस समय पे बेहतर तो नहीं, आज की तारीख में हमारे पास भी बहुत बेहतर गाड़ियां हैं इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं है, बट हमारे उस समय पे हमारे देश में इतनी फैसिलिटी, इतनी मतलब वो नहीं था, बहुत पुरानी बात होगी। तो जब बंटवारे सटवारे उस समय पे ये रशिया से लिए गए थे गाड़ियां, तो अब तो नहीं, अब तो हम कोई बाहर से विदेश था, हमारे पास कोई गाड़ी हम तो नहीं मंगाते। अच्छा। हाँ, हमारी गाड़ी हमारे पास नहीं है। और जब रशियन गाड़ियां चलाते थे तो मतलब क्या लगता था? लेफ्ट हैंड ड्राइव है, थोड़ा दिक्कत होती थी उसमें, रशियन गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है सारी। अच्छा अच्छा, हमारे देश में लेफ्ट हैंड ड्राइव आती थी। हाँ, अभी भी है, आर्मी में क्या? जितनी भी रशिया की गाड़ी आज भी है, जो हाँ। स्पेशल गाड़ी है, हाँ जो स्पेशल है, हाँ। उनको हम लोगों ने अभी कंडम नहीं किया। अच्छा। स्पेशल गाड़ी है, लेकिन उनके इंजन बदल देते हैं, उनके मतलब पूरा सब कुछ सिस्टम उनका बदली हो जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मैंने नहीं चलाया। अच्छा, तो कहते थे साहब गाड़ी उल्टी बनी हुई है, स्टीयरिंग इधर होना चाहिए, इधर कहाँ से आ गया? हमने बहुत ही, हमने जब 500 से पहली बार आए, हाँ। तो हमने यही रशियन गाड़ी देखा। अच्छा। बाकी तो यूनिटों में मेरे जी हर यूनिट में पोस्टिंग होता रहा, तो उसमें ऐसा गाड़ी मुझे नहीं मिला। अच्छा। तो जब गाड़ी हमारा उसका रिपेयर करना प्लस उसे चेक भी करना है चला के, हाँ, हाँ। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव था, हाँ। तो उसमें बैठने में थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन यहाँ सीखा था। अच्छा। 10-20 दिन बाहर नहीं गए रोड पे, हाँ। अंदर ही चलाते थे, अफसर बोलते थे साहब अंदर ही चलाओ, अंदर ही देखो, जब आपको अंदर से अच्छा फील होगा तो बाहर जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर में जब मेरा पोस्टिंग था, तो हमारे कर्नल साहब थे अनिल ढिल्लन, बहुत ब्रिलियंट और मतलब एक समझदार और क्वालिफाइड ऑफिसर, जिन्होंने हाथ से काम किया था, उनके साथ मुझे नौकरी करने का मौका मिला, मैं बड़ा खुश हुआ। तो वहां पे जब सियाचिन ग्लेशियर में हम गए, तो हमें हमारा नजदीकी मार्केट पड़ता था लेह। कौन सा साल है ये साल मैं 2007 में गया था जुलाई, ठीक है। और 2009 फरवरी में वहां से आउट हुआ था 2 साल के बाद। अच्छा। तो वो जब हमारा नजदीकी, जैसे काम है वर्कशॉप में, बहुत चीजें ऐसी होती थी जो बाजार से लाकर हमें रिपेयर करना पड़ता था, उनको लोकल पर्ची वगैरह मिलता, तो हम लोग कोई भी काम के लिए मजबूरी में जाना पड़ता था वहां। तो हम जब जाते थे गाड़ी लेके, तो गाड़ी से जाते थे, किलोमीटर के हिसाब से तो लगभग 120 या 30 किलोमीटर होगा ले, कुछ भी नहीं हो, हाँ। लेकिन सुबह जाके शाम तक पहुंचते थे हम। अच्छा। बहुत लंबी लंबी पहाड़ियां हैं जो मैंने जीवन में देखी नहीं, और आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी। उन पहाड़ी की गाड़ी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जाएगी, ऊपर टॉप में जाकर नीचे उतरेगी, दूरी 1 किलोमीटर, और लग गए 3 घंटे। अब तो सड़कें भी नहीं होंगी। हाँ, सड़कें नहीं है, वो पहाड़ियों को काट रखा है ऐसे, अच्छा। जैसे दीवार काट के रास्ते नीचे से हाँ। जगह, डर भी लगता था ऊपर से पूरा स्लाइड कर जाएगा, पूरा दबदब बहुत होते थे, हाथ से बर्फ पड़ जाती थी। हाँ। अब आपने पहाड़ी काट के वो साइड से गाड़ी जाने का रास्ता बना है, और बर्फ रुई की तरह पड़ी है, तो पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ है, वो तो सारा बंद दिखाई देता समुद्र की तरह। तो ऐसा हादसा हो, जब हम वहां से आ रहे थे, ये धूप थी, हाँ। एकदम अंधेरा हुआ और एकदम बर्फ पड़ना शुरू हो गया, हाँ। और जहां तक हम बैठे थे, डोर तक ऊपर तक, वहां तक गाड़ी बर्फ के अंदर। अच्छा। ड्राइवर बोला साहब मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ। 3-4 सिपाही थे मेरे पास में, हम लोग वहां तक सामान लेकर आए थे वर्कशॉप में रिपेयर के लिए। हाँ। तो वो लोग पीछे बैठे, मैं फ्रंट पे था, एएलएस गाड़ी थी हमारी, ड्राइवर चला रहा, बोला साहब आगे तो पूरा पूरा दिख नहीं रहा। मैं भी सोच रहा था कि भी आगे दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी कैसे ले जाएंगे। जब तक उस ड्राइवर को हिम्मत बढ़ा तब तक चलाया उसने। बोला साहब मैं तो यहाँ महीने में 10 चक्कर लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मालूम है। अच्छा। मैं बोला ठीक है भाई, मालूम है, चलो। पीछे जवान थे अपने, वो भी सब देख रहे थे, रास्ता दिख नहीं रहा, मैं भी पहली बार गया था। तो जब इतना देखने के बाद में फिर उसने गाड़ी रोक दिया, वो ब्रेक नहीं लेते हैं, ब्रेक लेने से गाड़ी और साइड होती है। हाँ, तो वो धीरे धीरे गियर के माध्यम से डाउन करने के बाद धीरे नॉर्मल उसने गाड़ी कर दी। तो बोला साहब ये दीवार, ये जो पहाड़ी है इसके साथ था, उसमें बैम्बू थे, बैम्बू मतलब बांस, तो वो लेके ऐसे ऐसे करके मैं आगे आगे जा रहा था, जहां तक ऐसे साइड में जो पहाड़ी होती है ना, जो बिल्कुल नीचे जो काट रखा, उससे नीचे तो 100 मीटर गहरा ही है। हाँ। तो वो बम्बू अगर पूरा नीचे तक जा रहा तो समझ लो हम वहां जा रहे। तो उस बर्फ में मैं लगभग 100 से 150 मीटर तक, अच्छा। मैं जहां तक वो रोड नहीं दिखाई दे रहा था इतना लंबा, फिर तो आगे रोड दिखाई दे रहा था। हाँ। तो वो पहाड़ी की जो कट थी ना जिसके अंदर चल रहे, मैं उसमें चला, उसको ले गए, इशारे से करता करता जा रहा था, जहां ऐसा लगता है इशारा करता है इतना भाई इधर को, थोड़ा 5 फीट गया फिर रुक गया, फिर उसकी गाड़ी वहां तक लाए, फिर 5 फीट गया फिर रुका लाए, तो मेरे पैर पूरे सुन्न भी हो गए। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था,
ड्राइवर बोला, मैं उसको बोला यार मेरे तो पता नहीं चल रहा इसमें। वो बोला साहब इसमें ऐसा होता है, वहाँ चिलबिली बीमारी हो जाती है इससे। चिलबिली बोलते हैं, पैर सुन होगा। आपके पैर सुन होने के बाद में रेड हो जाएंगे, येलो से हो जाएंगे। तो वो मतलब जो अगर वो बीमारी बढ़ जाती है तो कट भी करना पड़ता है। तो वो बोला था आप ऐसा करो, उसने मुझे तुरंत राहत के लिए तो यही है कि आप साइलेंसर के सामने पैर करो, अच्छा, और गाड़ी स्टार्ट है। जब 100-150 मीटर आगे आ गए, एक सेकंड रुको, साइलेंसर के आगे पैर रखोगे तो पैर गर्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, काला तो होगा, सुन्न हो रहा पता नहीं चल रहा, सुन्न होने से तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा होगा। उसमें मिर्ची सी लगती है, चीज लगती है। तो दो लोगों के सपोर्ट से आप खड़े हुए थे? नहीं अकेला, उस रास्ता दिखा के मैं रोड तक। साइलेंसर के सामने जाओ खड़े हो? नहीं ऐसे साइलेंसर गाड़ी का सामने, साइलेंसर के सामने खड़ा हुआ। वो अर्धा था, अगर पैर थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको हीट ले रहे थे उससे। अच्छा, उसके बाद गाड़ी में बैठे, अपना जो स्लीपिंग बैग था वो लिया, उसके अंदर डाले। आगे जाके फिर हमने एक वर्कशॉप की हमारी, उसमें हमने रात। क्या उम्र थी जब आप सियाचिन की पोस्टिंग? सियाचिन मतलब मैं वहां उस टाइम पे मेरा पोस्टिंग ऐसा होगा सब 37। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी फौज की रिस्पेक्ट, मैंने सियाचिन की कहानियां सुनी है, वहां मौतों की खबरें गोलियों से नहीं आती, ठंड से आती। हाँ बिल्कुल। 37 की उम्र में नॉर्मली लोग अपनी पहली पोस्टिंग सियाचिन, कारगिल, एलओसी लेना पसंद करते हैं कि चलो पहली पोस्टिंग खत्म करें। उस उम्र में जब आपके बच्चे होंगे, कितने बच्चे हुए होंगे आपके? बच्चे मेरे उस समय 3 थे। तो तब ये डिसीजन बना कैसे? क्या ये खबरें? नहीं पोस्टिंग आती थी ना, पोस्टिंग आ गई तो हमारा उसमें चॉइस ही नहीं होता, हमें गवर्नमेंट इंडिया जहाँ पोस्टिंग करेगा हमें जाना। घबराहट बिल्कुल नहीं हुई कि बिना गोली भी मौत हो सकती है? नहीं वहाँ घबराहट नहीं थी, वहाँ के जो प्रोपोशन है, जो वहाँ जो सीनियर है वो बताते हैं भाई किस तरीके से रहना, आपको गर्म पानी यूज ये करना। सारी खबरें, ये सब कुछ होने, प्रिकॉशन होने के बाद, क्या कहते हैं, एक्लामेटाइजेशन होने के बावजूद भी डेथ की खबरें आती थी। हाँ हर एक। लेकिन वहाँ जैसे योगा एक्सरसाइज वो तो हमारा होता है, अगर उसमें आदमी इंटरेस्ट नहीं लेगा है, साइड मारता है जैसे बहुत से आदमी, तो वो होगा तो उसको ऐसा हादसा हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसे ही सुना है कि पेट्रोलिंग की तब थी, एक इंसान ठंडी हवा हमारा नहीं हो जाता। अब वो हमारा तो एज ए मतलब हम लोग पेट्रोलिंग तो अगर हम इन्फेंट्री के साथ में है, उनका कोई ट्रुप्स जा रहा है उसके साथ इक्विपमेंट है तो हम उनके साथ जाते हैं। दया पेट्रोलिंग तो नहीं, मैं तो वर्कशॉप में था। अच्छा, वर्कशॉप में नहीं। और सर्दियों? लेकिन हमारे बंदे जाते थे। अच्छा, जो उस मैं तो एज ए जेशू था वहां, बट हमारे जो जवान थे, नए जवान, वो जाते थे। जो ऊपर पोस्ट थी, किसी का नाम पोस्ट है, ऐसे नाम रखे हुए ना सभी के पोस्टों में, तो वहाँ पोस्टों में इन्फेंट्री के ट्रुप्स रहते थे, उनके हथियार है, इक्विपमेंट। पोस्ट कह रहे हो, सिपाही कहता हूँ हाथ, बस नाम ही दे उनके, शोक के जाए वो अलग ही कहानी है भाई। जब आप रिपेयर शॉप में भी हो गए, इक्विपमेंट, लोहे के इक्विपमेंट चलाना बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत मुश्किल काम है। हमने खुद भी हाथ में गिले से जब गाड़ियां ज्यादा आती थी तो हम खुद भी करते थे। हम क्या करते थे, हमारे कर्नल अली ढिल्लन साहब वो खुद करते थे, वहाँ एज ए सीओ टेक्निकल काम अपने हाथ से करते थे। अब बाप रे, बिल्कुल बहुत चोटें लगी होंगी हाथों में। कर्नल साहब जब काम करते थे तो वहाँ उनसे नीचे अफसर, जेसीओ, जवान, बताने की जरूरत ही नहीं है फिर। अरे बाप। अच्छा, नीचे पोस्टिंग पे आ गए, कब वापस आया आपसे? वहां से मैं 2009 में वापस आया चंडीगढ़। अच्छा, आपने वो कहानी रह रही बता रही, जब घर से कैंसर की खबर आई थी। कैंसिल की मतलब? कैंसर, हाँ मम्मी के घर पे। हाँ। मैं फिर वो ब्रिगेड में साथ थे हमारे साल में बता दीजिए। साल 2015। अच्छा, 15 में जब पता लगा, हाँ। मेरे डैडी ने बताया, सब मोबाइल भी थे, सब कुछ था, कि भाई हमने चेक कराया वो इनका, तुम्हारी मम्मी का, बोला उसमें कैंसर 4th स्टेज बताया। तब तक मुझे स्टेज के बारे में मैं नहीं जानता था। 4th समझता था मैं, नंबर 1 स्टेज को खतरनाक समझ रहा था। अच्छा। नंबर 1 पे है तो इसका मतलब नजदीक है, 2 पे है, 3 पे, तो 4th से मैं बोला डैडी कोई बात नहीं, 4th स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे। तो नहीं यार, बोला 4th स्टेज तो लास्ट चीज होता है, 4th स्टेज लास्ट है क्या? बोला हाँ, मगर मैं तो नंबर 1 समझ। बोला नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, तो मैंने ये चीज अपना शेयर करते थे अपने साथी को। मेरे एक साथी थे सूबेदार राकेश गुप्ता जी, वो कोलकाता में रहते हैं, रहने वाले थे इधर भी आगरा के, बट उन्होंने घर कोलकाता में बना लिया। वो कर्नल साहब के साथ में मतलब एज ए उनके मतलब राइट हैंड बोल देते हैं, या मतलब बहुत अच्छे संबंध थे उनके, बहुत अच्छे आदमी थे।
सही सलाह देते थे वो कर्नल साहब, वो सॉरी ब्रिगेडियर साहब को, और जितने भी वहां अधिकारी सबके साथ में उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। हमने भी एडम ड्यूटी में थे तो मैंने उनको जिक्र किया, अरे बोला यार आप बता दो, कर्नल साहब तो ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छे हैं, कर्नल साहब आपके सीओ साहब हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं कर्नल साहब वो अच्छे हैं, एडम साहब एडम अफसर को बता दो या ब्रिगेडियर साहब को भी बता दो। मैं अपना दूसरों को तो बता दिया, हमने बहुतों को फायदा कराया, क्योंकि पॉजिटिव माइंड थे ना सिदाना साहब, अगर किसी का बता दिया उससे बात नहीं करते थे, हमने बता दिया उन्होंने मान लिया, उसका पोस्टिंग कर दी, या उसकी समस्या कुछ ऐसी थी जो यूनिट हल कर सकती है, सेंटर हल करता कर दिया, इसलिए बहुत अच्छे अधिकारी थे। नहीं पर आपकी प्रॉब्लम का, मेरी प्रॉब्लम वो ये राकेश शर्मा साहब, सॉरी राकेश गुप्ता साहब ने बताई। जब मैंने नहीं बताई, उन्होंने देखा 4-5 दिन से दुखी है और बताया नहीं, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को बता दिए, उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर वो मेरे बोले राणा साहब आपको कोई दिक्कत है, कोई क्या कोई परेशानी में होगा? मैं बोला नहीं सर परेशानी में तो नहीं, घरेलू परेशानी, तो मुझे ऐसा लगा है ना किसी ने बता दिया, नहीं तो ऐसे कोई अधिकारी पूछता नहीं। मैं बोला साहब घरेलू परेशानी क्या, मम्मी थोड़ा सा डैडी का फोन आया था ऐसे और मतलब सीरियस है। बोला अच्छा, तो बोले मैं आपका पोस्टिंग मेरठ कर देता हूँ, अपनी मम्मी की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा और मतलब माँ है, उनको माँ की सेवा करना चाहिए। मैं आपको पहले ही बताया पॉजिटिव माइंड आदमी थे, मेरे बगैर बोले उन्होंने मेरा पोस्टिंग मेरठ पहले ही बोल दिया और बोला विद इन 1 वीक आप निकल जाओ। उन्हीं के हाथ में पोस्टिंग वही करते थे, सेंटर से हमारी टेक्निकल ट्रेन में पोस्टिंग। ध्यान रखना फौज के दौरान बहुत बड़ी बात है, 1 हफ्ते में तो मैं ट्रेन में बैठ गया। अच्छा, किसी और को भेज के मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, राणा साहब का रजिस्ट्रेशन करा था। अच्छा, और मुझे बता दिया साहब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इस डेट में आपको जाना, आप अपनी माँ की सेवा करो, सबसे पहले माँ है दुनिया में, आप सेवा करो, बाकी यहाँ संभालने वाले बहुत है, संभाल लेंगे। मैं मेरठ आया, मेरठ भी मुझे यहाँ पे मैं 500 उसमें पोस्टिंग कराया कर दिया उन्होंने, 500 उसमें इसलिए स्टडी की यूनिट है, एक जगह रहती है, इसका कहीं आना जाना एक्सरसाइज या कहीं कुछ नहीं है, तो मुझे उन्होंने अपने आप यहाँ अच्छी जगह पोस्टिंग किया। यहाँ में आए तो कर्नल विवेक गुप्ता थे, वो बड़े खुश हुए, बोला साहब आप वहां सेंटर से आए, बड़ी खुशी की बात है, अब ये फ्लोर देख लो, ये देखो, उन्होंने मेरा मतलब तकलीफ नहीं पता अच्छा किस वजह से यहाँ पोस्टिंग। मैं 2-4 दिन 10 दिन वहां उनके साथ में रहा, फिर मैं उनको बोलता साहब मैं 2 मिनट के लिए घर जाकर आता हूँ, क्या हो गया, मैं ऐसे बात आ रहा है, अच्छा अब आपकी मम्मी बीमार है, वो भी बहुत अच्छे अफसर थे। तो बोला ठीक है आप अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराओ, छुट्टी दे देता हूँ। मैं ठीक है साहब छुट्टी दे दो। मैंने पहले से नहीं बताया आने के बाद उसमें इंटरव्यू में, जब वापस हम मेरठ आ गए तो तभी मतलब मेरा आते ना इंटरव्यू होता है ना, अच्छा, तो हमारे प्रोटोकॉल है, इंटरव्यू नहीं हुआ था, मुझे सेक्शन नहीं मिला था, मैं कहाँ ड्यूटी करूंगा पता नहीं चला था। अच्छा, तब जैसे ही वहां पर हुआ बातचीत हुआ, उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू कर दिया, फटाफट पोस्टिंग कर दिया। मुझे पोस्ट करने के बाद में एज ए सीनियर जेसू मुझे वहां पर उन्होंने पोस्टिंग किया। और उसके बाद में मेरे को बोला कि आप अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट 10 दिन बाद बताया आपने। मैं अभी तक यही समझ रहा कि 10 दिन बाद क्यों बताया? 10 दिन बाद क्या, जब हम पोस्टिंग आए थे, जब हमारा सेक्शन क्या था, ये जो डेट था ना, डेट पहले में 500 उसमें पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसमें भेजते हैं। 4-5 दिन तो वहां लग गए, वहां तक कमांडेंट साहब ने मेरा पोस्टिंग किया, डेट में चले गए हम। तो डेट में गए तो डेट में कर्नल गुप्ता साहब थे। कर्नल गुप्ता साहब से 2-3 दिन तो हमने भाई बोलेगा नया पोस्टिंग आया और प्रॉब्लम, तो 2-4 दिन ये टोटल 510 का डेट का मिला, 10 दिन के करीब बैठता, 9-10 दिन इस वजह से। तब मैंने वो बताया तो उन्होंने तुरंत मुझे छुट्टी दी है और मैंने अपनी मम्मी को यहाँ एडमिट किया, ये जो जसवंत राय, सुशीला जसवंत राय देवी हॉस्पिटल में। ये हमारे फादर आर्मी में थे, तो आर्मी में पैनल के थ्रू इसमें उनका। सर मुझे ऐसा लग रहा है आपने सीनियरिटी देखते हुए कि मैं सीनियर से क्या बोलूं आपने नहीं बताया। नहीं 1-2 दिन तो आदमी थोड़ा सा रहता है, दुखी था, मैं नहीं बता पाया था, लेकिन फिर भी मैंने बताया था। मैं उन्होंने थोड़ी छुट्टी दिया, मैंने यहाँ मम्मी का एक ब्लड टेस्ट हुआ उनके कुछ शरीर के मतलब मीट के पार्ट्स चेक होने गए, तब जाकर उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा मतलब फैल गया। फिर यहाँ से RR गए, कर्नल साहब को मैंने बताया मैं साहब मुझे RR जाना है, बोला साहब आप छुट्टी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ काम चलता रहेगा। मम्मी को देता था मैं RR में 1 महीना वही पढ़ा रहा, भारी सोते थे, वही की नहीं जनता है कहाँ होगा, ओपन अपना कर रखा था रेजिमेंट अची, तो वहां पे फिर मम्मी मने कर दिया, उन्होंने नहीं होगा, ऑपरेशन कर दिया, ये बंद कर दिया, बोला अगर इसको हम निकाल देंगे आज ही डेथ हो जाएगी। हमने मम्मी को बताया, मम्मी खुश हुई, वो हमने बताया मम्मी हो गया ऑपरेशन, तो मेंटली खुश होगी। तो 1-1.5 महीना तो मम्मी बहुत खुश रही, लेकिन फिर पता नहीं किसी ने उनको बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया किसने
कि ऐसे ऐसे आपका, वो मम्मी कहने लगी तू झूठ बोल रहा, मेरे को बताया नहीं, और मेरा तो ऐसी, इन्होंने कुछ कैंसर निकाला नहीं, ऐसे ही बंद कर दिया, कौन बताया, नो डॉक्टर साहब बताया। चलो मैं कुछ बोल नहीं पाया, अलग मुझे दुख हुआ। उस दिन से मम्मी फिर डाउन होती चली। फिर उन्होंने एक दिन हमें बोल ही दिया कि आप इनको ले जाओ और सेवा करें। फिर हम घर ले गए, गैस सिलेंडर वगैरह लगाया। मम्मी कह लेंगे मुझे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो हमने उनको नजदीकी हॉस्पिटल में पैनल में फिर दोबारा उनको एडमिट कर दिया। बस 5-6 दिन वेंटिलेटर कर ली, खत्म। फिर मैं यूनिट में गया, फिर कर्नल साहब ने बेचारे ने मुझे बोला, साहब आप अभी 10 दिन घर भी रहना, कहीं जाना नहीं, अपने घर पे ही रहो, आपको मेंटली मतलब प्रॉब्लम, रास्ते में आओगे जाओगे दिमाग कहीं और रहेगा, दिक्कत होगी, आप घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सपोर्ट मिला मुझे आर्मी का, बहुत सपोर्ट। अफसरों ने मेरे दुख को समझा, सबका समझता है, ऐसा नहीं है। बहुत से आर्मी कोई बोल देता होगा कि भाई ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्मी के अंदर आपसे सीनियर जो है वो पक्का दुख दर्द समझता है, और जितना आपका परिवार आपका सहयोग नहीं करेगा, उससे ज्यादा वहां अफसर का या अपने से सीनियर का सहयोग नहीं है। मुझे ऐसा मेरा 34 ईयर्स का अनुभव। ओके, फाइनल प्रमोशन सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर में 510 में बढ़ा। अच्छा। उसी मम्मी की डेथ के बाद हाँ तो मुझे रिटायर होना था 30 साल से नौकरी में। हाँ। हमारा मतलब सूबेदार का हर रैंक का सर्विस है। हाँ। आपको नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिला तो आप रिटायर होंगे, मुझे मिलते चले गए। हाँ। तो मैं जब रिटायर होने से, मैं 30 साल होने से पहले हमने सिकंदराबाद रिपोर्ट में जाते हैं ना, हाँ तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो रिजर्वेशन करा दिया 2-3 महीने पहले। हाँ। तो सूबेदार मेजर का पता नहीं होता है कौन बनेगा, अच्छा, क्योंकि एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अभी वो इसीलिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मेरे से सब ब्रिलियंट है। मुझे कभी भी, आज भी और पहले भी, आर्मी में भी और सिविल में भी ऐसा लगता नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ। अच्छा, मुझे, मेरे नॉलेज अच्छी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पीछे की लाइन में, सब मेरे से अच्छे हैं, तो इसलिए मुझे कोई पता नहीं है, सब नेचुरल है, ऐसे ही है, मुझे आज भी ऐसे ही है। आप भी तो अच्छे सूबेदार आप ही हो गए। हाँ मैं रहा यहाँ, पर मुझे लगा, कभी महसूस नहीं होना मैं सूबेदार मेजर बनूंगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे से तो सभी अच्छे हैं। अच्छा, तो मुझे सिविल में भी, घर पे भी ऐसे ही लगता है, अभी भी ऐसे महसूस करता हूँ मैं अपने फ्रेंड सर्किल में कि ये मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट है, अच्छे है, मैं इतना नॉलेज नहीं है, ऐसा मेरा अंदर से पहले से ही। अच्छा, तो मेरा जब 2 महीना बच गया तो मेरा रिजर्वेशन सिकंदराबाद का था, तो भाई ठीक है, मैं छुट्टी ले लिया कि 1 महीने छुट्टी काटता हूँ, आगे 1 महीना रिपोर्ट में लगाएंगे। तो हेडक्वार्टर आप ऑलमोस्ट अपनी बेस में 30 साल बाद वापस जाना सिकंदराबाद। हाँ, वो लास्ट में 1 महीने के लिए जाते हैं, मतलब अच्छा। जो अपना पेंशन के डॉक्यूमेंट के, छुट्टी के, लीव के, मतलब जितनी भी अपना कुछ रह गया वो सब कुछ वहां से क्लियर करा के पेंशन वेंशन सब कुछ होकर आ जाते हैं। हाँ। फिर पेंशन शुरू हो जाती है, सब कुछ वहां जमा हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह। तो जब मैं यहाँ आया तो 2 महीना पहले हमारा क्लर्क था, उसने मेरे को बोला, वो मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, मैंने कभी किसी को पंग नहीं किया, अपने से जूनियर को, सीनियर को तो मतलब ही नहीं होता था, लेकिन मैंने अपने से नीचे वालों को भी अभी ऐसा नहीं किया कि भाई जो दूरियां नहीं बनाई उनसे, कहने का मतलब ही। वो क्लर्क था, वो था तो सिपाही, वो भाग के आया मेरे पास, बोला साहब जो डाक आती है वो सीओ को दिखानी पड़ती है पहले, उससे पहले किसी को बताते नहीं, लेकिन मैं, मेरे पे रुका नहीं गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर भाई कोई कॉन्फिडेंस है तो मुझे मत बताना, तो मेरी, मैं हो सकता मेरे मुंह से कहीं निकल जाए, मैं किसी को बता दूं। हालांकि ऐसा नहीं किया मैंने सर्विसों पर, फिर भी मगर कोई जरूरी नहीं है तो बता, क्योंकि नहीं, आज मैं बता देता हूँ, आपका सूबेदार मेजर रहा। मैं बोला मैं तो रिटायरमेंट 2 महीने पहले, मगर और किसी का तो नहीं है। नहीं सर, मैंने आपका नंबर चेक कर लिया, आर्मी नंबर चेक कर लिया, आईसी नंबर चेक कर लिया, वो सब कुछ चेक कर लिया। मैं बोला यार जेसी नंबर चेक कर ली, तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये लेटर, आप एक बार देख ली। मैंने उसको देख लिया, पढ़ लिया, फिर भी मैं उसको बोला नहीं, ये पहले सीओ के पास पुट होता है, देख लिया मैंने, अब इसको सेम बंद कर दे। सीओ के साथ पहुंचा, सीओ साहब ने देखा, वो बड़ा खुश हुआ, मेरे से खुश भी था, उसने मेरी मम्मी के टाइम पे मेरा बहुत मदद भी किया, मेरे दुख समझा, तो उसका पॉजिटिव वैसे अच्छा था गुप्ता साहब। वो मेरे को बोला साहब आपको मैं उसको बुलाया, रनर है, बोला साहब सीओ साहब बुला रहे, मैं समझ ही गया, लेकिन मैं ऐसा रहा कि मैं नहीं तो फिर वो किलर को डांटेंगे। तो मैंने फिर वो किलर की बेचारे की मुसीबत आने करके
तो उसने मुझे अपना करके बताया, मैंने नहीं बताया। कर्नल साहब बोले साहब आपका रिटायरमेंट कब है? मैं बोला सर अभी है अक्टूबर में। हाँ। तो अक्टूबर में जा रहे हैं। मैं यस जाना तो है सर, 30 साल हो गया कंप्लीट हो गए। तो बोला नहीं साहब आप नहीं जाएंगे, आपका 4 साल सर्विस भी हो गया और आप सुबेदार में सेलेक्ट हो गए। मैं बोला नहीं सर मैं तो नहीं हो सकता, हालांकि मुझे पता लग गया था, लेकिन वो हेड के लग के वजह मैं नहीं सर मेरा ऐसा नहीं हुआ। बोले नहीं आप लेटर पढ़िए। वो लेटर दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ और उन्होंने खड़े हो गए टीवी से हाथ मिलाया। तो बोला साहब एक प्रमोशन भी आपको कल ही लगना है। अच्छा। ऐसी मजाक करने लगे, अच्छी सी मिठाई लेगी कल आपका सुबह स्वागत है। बोला प्रमोशन करेंगे। अच्छा बताइए, आप बताइए। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे प्रमोट किया। हाँ। तो प्रमोशन लगाने के बाद मैंने अपने सेक्शन को खुशी खुशी दावत दिया। फिर एक लेटर बना के रिपोर्ट में भेजा, इंडिविजुअल रिटायरमेंट आ गए, प्रमोशन हो गया भैया नहीं आएंगे। फिर वहां से मैं 6 महीने यहाँ सूबेदार में रहा। फिर मेरा पोस्टिंग आसाम मीसामारी आया। अच्छा। तो मीसामारी में मैं वहां लगभग 1.5 साल रहा। तो 1.5 साल से फिर मैंने वहां जो एक थे जनरल रैंक के एक अधिकारी, उनसे साथ में मैं रहा था और मैं बड़ा वो मेरे से खुश थे। मैंने उनको फोन से बताया क्योंकि मेरे डैडी थोड़ा सा अकेले से महसूस करते थे, घर से पता लगता था ना, बस अब मदर खत्म हो गई थी ना, ऐसे डैडी थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं। अब मेरी पोस्टिंग मेरठ करो। बोला साहब आप तो अभी मेरठ से आए थे 1.5 साल पहले। बस अब मेरी मजबूरी है, पर देख लो। और नहीं तो जाना ही पड़ा। उन्होंने मेरी पोस्टिंग मेरठ कर दी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे फिर मैं लास्ट पोस्टिंग यहाँ से सीओ साहब थे, मौसी साहब उनके साथ में, वालिया साहब थे उनके साथ में, बढ़िया नौकरी करी 2 साल इनके साथ। और मैं यहाँ से सूबेदार में रिटायर हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, तो मैं सूबेदार में तक का ही इंतजार कर रहा था पूछने के लिए। जब यंग लेफ्टिनेंट आता है ना 21-22 साल का, तो वो एक एग्जाम पास करके आता है, बिल्कुल नहीं, और होता आपके हल्का सा ऊपर है, और आप पूरा 30 साल का अनुभव लेके बैठे हुए आदमी थे। तो सर ये बड़ी थिन लाइन, 32 years, और बड़ी थिन लाइन होती है कि अधिकारी वो है, अनुभव मेरा है। बिल्कुल। कैसे अपनी बात रखते हो, क्या कैसे सिखाते हो आप? मैं इज्जत करते हैं आपकी, मैं मानी। सीओ साहब, हाँ सीओ साहब जब देखो वो अफसर नया आए या कभी भी आए, वो हम लोगों से सीनियर ही होता है रैंक में। हाँ। लेकिन वो रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, सूबेदार मेजर की भी करते हैं, सूबेदार की भी करते हैं, नए ऑफिस है और रैंक तो उनका सीनियर है ही, डायरेक्ट एंट्री है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। बट मुझे जब यहाँ नए आते थे अफसर बहुत आए मेरे सामने, लेफ्टिनेंट कैप्टन, तो ये जब सीओ साहब के पास आते तो वो बोलते थे एसएम साहब के पास जाओ। तो वो मेरे पास आते थे, बोलते थे बेचारे, वो अपने तरीके से बात करते थे, बहुत अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे काफी, टेक्निकल एंट्री है उनका, बीटेक एमटेक किए हुए हैं। और वो आते थे तो वो मैं उनको बैठाता था, तो पक्का बोलते थे सर मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठो। तो बैठते थे वो हमारे पास में, और वो सारी चीज मतलब वो चुप ही नहीं होते थे। हाँ वो पूछते रहते थे क्वेश्चन पर क्वेश्चन। मान लो हम अपने ड्यूटी का कोई काम, साहब ये काम थोड़ा प्लीज बाद में करें ना, मुझे ये बता दो, वो डायरी मेंटेन करते हैं। अच्छा। जो जो हमने उनको बता दिया वो पक्का वो फटाफट उसको नोट करेंगे, और अगले दिन फिर कोई दूसरा आएगा, कोई ऐसा दिन में जरूर आता था हमारे पास। पर हम उनको जो अपनी आर्मी की जो जितनी भी हमने सिखलाई थी, हाँ ट्रेनिंग थी, हमारा ड्यूटी क्या था, जूनियर से कैसे बात करना, सीनियर से कैसे बात करना, कैसे एक दूसरे को लेके चलना, बीच में होते हैं। जैसे ये नए लेफ्ट अफसर है, नए कोई सिपाही भी है, भाई आप उनसे तालमेल करके ऊपर तक उनकी समस्या को कैसे पहुंचाना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना 2000 शायद क्या था 18 होगा शायद, पहला प्रमोशन लगा था मेरा काम में। अब सीधे मेरे को ना मतलब यहाँ से एकदम यहाँ कर दिया, मेरे नीचे 15 लोग, नया तो फौज में तो होता सिखाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और वो क्या है कि आपके यहाँ तो शिफ्ट कर दिया जाता है कुछ इंडिया से। अब मैं ना मुझे ऐसा याद आया कि जब मैं नया अफसर बना या अधिकारी बना उसमें, तो मैं कभी डांट दिया करता था जोर से, या कभी कुछ कर दिया करता था। बाद में मुझे ऐसा होता यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं ऐसी हरकत कर दी। हमारे यहाँ क्या है, हमें एडमेंट मोरल सिखाया जाता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और मोरल कैसे अप करना, एडमेंट मोरल, अच्छा, जवान को मोटिवेट कैसे करना, उसका मोरल अप कैसे करना है, और एडम कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, तो वो हमें पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, उसी को हम आधार बना के और अपने जवानों पर। वो बेपूर्ण हरकत तो करते होंगे, मैं तो बहुत की थी। नहीं बहुत करते थे वो, तो ऐसे भी होते, शरारती भी होते, सब तरह के होते, वो मोटिवेट करते हैं। बहुत से हमारे से जूनियर आते थे, बोला साहब ये काम नहीं करता,
अच्छा ये बदतमीजी करता है, क्वेश्चन करता है, हाँ। काम इसके ठीक नहीं है। तो ये सब अपने ऊपर था। मैं बोला ऐसा जो बंदा है उसको मेरे पास लेके आओ। अच्छा, फिर क्या क्या वो जैसे वो आएगा मैं उसको बोलता था तेरे से अच्छा लड़का मैंने आज तक यूनिट पे देखा नहीं। मोटिवेट करते थे। अच्छा बोला साहब ये मैं बोला मुझे मालूम है जितनी भी शिकायत तेरी मेरे पास आई है ये सब गलत है। अच्छा। तो ऐसा है ही नहीं। हाँ मैं उनको ये बताया कि इस जमाने मैंने सीओ साहब को बताया, हालांकि मैं सीओ साहब को बताता नहीं था, अच्छा ऐसे ही डरा देता था नहीं अच्छा कि भाई मैंने सीओ साहब को बताया साहब ये लड़का बहुत अच्छा है, इसकी शिकायत बहुत आ रही है, लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बोले साहब वो हालांकि सीओ को नहीं बताया, उसको ही बताता था। वैसे ही। हाँ मैं बोला और ठीक है नहीं। हाँ मेरे पास रखो इसको। तो मैं उसको डायरेक्ट काम देता था। हाँ वो मन लगा के दिल लगा के करके उसको मुझे फीडबैक भी देता। बस अगर गुस्सा तो आता होगा ना? नहीं नहीं, एचडी पे आया तो होगा। कभी कभी गुस्सा भी आता था, ऐसी बात तो नहीं है कि गुस्सा नहीं आया, लेकिन ज्यादातर वो ऐसे भी मन करता है इसको अक्सर किसने बताया? नहीं मन में आता होगा सर, कभी ना कभी तो ऐसा आता होगा। कई लगता था जैसे बहुत आदमी देखो सभी तरह के होते थे। जी कई ऑफिसर ऐसे थे वो एज में यंग है, हाँ लेकिन कोई हवलदार है या सूबेदार है हाँ वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हाँ उसको वैल्यू नहीं दे रहे हाँ। तो बुरा लगता। आज जबकि हमें पता कि ग्राउंड रियलिटी इनके पास में है, लेकिन वो बहुत से आदमी सब तरह के हैं, किसी को ज्यादा ईगो होता है किसी को नहीं होता है, लेकिन ऐसा ज्यादातर पॉजिटिव लीडर माइंड। की सिखलाई क्या थी आपने किसी एचडी को, लेफ्टिनेंट को? कोई जीवन सिखलाई दी है कि नहीं ऐसा तो मौका नहीं मिला, पर तो वहाँ 2-3 अधिकारी तो मेरे टच में रहे, कर्नल साहब के बेटे थे यहीं, हाँ तो वो नाम मेरे दिमाग से उनका निकल। कोई बात आप तो वो हाँ वो कभी कभी सीओ साहब में डांट देते हो। अच्छा वो कर्नल साहब कर्नल साहब के लड़के थे, लेकिन हमारे कर्नल साहब के लड़के नहीं थे। अच्छा। उनके फादर कहीं अच्छा, कर्नल थे। ओके। उनका बेटा अफसर बन के हमारे पास ये में आ गया, उनके फादर तो इवेंट में अच्छा अच्छा सीओ साहब डांट दिया करते थे। हाँ उसके बाद हम वो आगे बताते थे साहब ऐसे क्या बात हुई साहब, ऐसे साहब ऐसे नहीं होना सीखा। फिर क्यों क्यों क्वेश्चन नहीं होता ना। वो एक सीओ है, आप एक लेफ्टिनेंट है, तो सीओ के सामने का वो उनको मतलब जितना हमसे होता था उनको समझाते हैं। अच्छा तो लेकिन वो कर्नल साहब हमसे पूछते भी थे कि यार ऐसे ऐसे बात हुआ, आए मगर सर आए थे मेरे पास, आपने क्या मैं अपनी तरीके से बताते हैं। बोले साहब नहीं है इनको समझाएं। हम समझाते थे, समझते थे। आज भी अधिकारी मेरे से बात भी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद बहुत फोन आते हैं मेरे पास, मैसेज बातें मैं भी करता हूँ मैसेज, कभी भी कोई कोर डे है या कोई हमारा आर्मी का जो फंक्शन होता है उसमें मैं उनको व्हाट्सएप भी करता हूँ, उनके भी आता हूँ। मुझे ना एक लेफ्टिनेंट ने बात है कि अगर ऐसा ना हो ना, हम इतने नालायक होते हैं, बड़े गधे होते हैं उस समय कि कुछ नहीं आता होता। मैं फौज ने तो मैं अफसर बना दिया पर एबीसीडी तक नहीं आती हो। देखो हमारी भी जिम्मेवारी बनती, भले ही वो अधिकारी है हमसे सीनियर, हाँ लेकिन एज में बहुत छोटे हैं, हाँ। और संस्था को बढ़ाए रखने के लिए, हाँ। अपने आर्मी को झंडा ऊपर रखने के लिए हमें पूरा जो हमारा निचोड़ होता है, हमारे अंदर जो हमने सीखा है, तजुर्बा लिया है, ऊपर से नीचे वाले के साथ बात करने का, नीचे से ऊपर वाले के साथ बात करें, उनको बताना, ताकि हमारी संस्था इसी तरह अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे। उसमें ऐसा नहीं करना कि मैं जैसे हूँ मुझे सब तजुर्बा, मैं नया अफसर इसको बताऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा नहीं, पक्का बताना है। और बताते नहीं, हम भी बताते थे अच्छा जो हैराती चलती है सिपाही नायक ये सबसे, अब डायरेक्ट कर्नल साहब को भी बात हो नहीं रही, तो कभी तो ऐसा मोमेंट आएगा ना सिपाही आपको कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है, और वो बात आपको कर्नल साहब तक पहुंचा, कर्नल की तरह बैठे ना। बिल्कुल हमारे पास वो नीचे जो सीएचएम है, हाँ। या जेशो अपने सीनियर जेशो बोलते हैं वो थे। हाँ हाँ वो बताते थे तो हम या तो उनकी बात पर ही यकीन करके किसी हिसाब से बात करते थे, अगर लगता था कुछ तो हम उस बंदे को बुला लेते थे, भाई उसको बुलाओ हमारे पास भेजो, तो हम उससे बात कर रहे ऐसा है जिसको लगा यार ये झूठ बोल रहा है, कहूँ क्या नहीं कहूँ। नहीं, कई बार ऐसा लगा भी है पर हमने कहा नहीं, अच्छा क्योंकि ऐसा नहीं रहा कि सीओ साहब देखो सुचारू रूप से अगर यूनिट को चलाना है तो सीओ को कम से कम बताओ, अच्छा लेकिन ऐसी चीज जरूर बताओ जो संस्था के मतलब नुकसान में जाए। अच्छा देखिए कई चीजें बगैर बात की बात पे आप मैंने नहीं कर्नल साहब के सीओ साहब हैं, उनको बगैर बात की बात, छोटी मोटी बात, हर बात को उनको बता दे, पूछे। हाँ। अपने लेवल की जो बातें वही खत्म करो, सीओ के पास वही बात जानी चाहिए हाँ जो उनके लायक है। छोटी छोटी बातों में उनको लगाएगा तो वो यूनिट का माहौल खराब होता है, बेकार होगा। सर एक बात और बताइए जरा, सिलचर की क्या कहानी है? सिलचर क्या है, मेरा पोस्टिंग हुआ था आसाम राइफल में। अच्छा आसाम राइफल एक मतलब अर्धसैनिक बोले, हाँ एज ए पुलिस उनका कल्चर है, ड्यूटी है, वो सब पुलिस की तरह है। हाँ तो हम लोग आर्मी से वहां हम लोग टेक्निकल आदमी वहां पोस्टिंग होता है, उनकी जो मतलब हथियार हो या गाड़ी हो उनके रिपेयर के लिए।
मेरा पोस्टिंग हुआ तो इसमें नंबर 2। तो हम लोग वहां गए, पोस्टिंग गए। उनकी वर्दी भी अलग है, ड्रेस अलग है, कैप अलग है, सब कुछ अलग है। हमारे स्टार पीतल के हैं, उनके काले हैं। तो हमें ड्रेस क्या है, जब तक वहां पोस्टिंग है उनकी पहननी पड़ती है। अच्छा, पता नहीं चलता ये आर्मी का है या आसाम राइफल का है। अच्छा। सैनिक बल है या सैनिक बल है, पता नहीं चलता। एक ही चीज से पता लगता है, उनके रिबन जो उधर के होते हैं, क्योंकि वो परमानेंट आसाम में रहते हैं। अच्छा, वो आसाम के ही रिबन है। ये हमारे पूरे आर्मी के जो रिबन लगते हैं, इससे लोकेशन का अपने आप पता लग जाता है। देश जिसकी जानकारी हो समझ जाएगा कहाँ का पोस्टिंग है। तो इसी से हम लोग पहचानते थे आर्मी का है, नहीं तो ड्रेस तो सब सेम है। एक बार क्या हुआ वहां, तो पहले मैं जब शुरू में गया तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। हमारे यहाँ आर्मी में तो रूल रेगुलेशन टाइमिंग सब कुछ अप टू डेट है, उसमें प्लस माइनस होता नहीं है। लेकिन वहां थोड़ा सा इतना सख्त नहीं लगा मुझे रूल उनका, वर्कशॉप का। मतलब थोड़ा बहुत लेट भी रहता चलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं चलता। तो मैं रात को एक बार ड्यूटी चेक करने गया, मैं सूबेदार था। तो मैं नया गया था पोस्टिंग में, मेरा ड्यूटी लगा दिया। तो ड्यूटी चेक करनी होती है। गर्मी तो होती थी, गर्मी बहुत उम्र से। मैं आर्मी की तरह पूरी अपनी वर्दी पहन के, पूरा टिप टॉप, जूते उते, कैप बेल्ट सब टनाटन, मैं रात को चेक करने चला गया। और मैं चेक करने चला गया तो वो तो जो संतरी है वो आराम से शर्ट खूंटी पे टांग रखी है, और वो बलियान पहन के, और पीटी शू पहन के, जूते भी नहीं, हमारे पीटी शू पहन के ड्यूटी नहीं देते। अच्छा, पूरा शू पहन के ड्यूटी देते। पीटी शू पहन के वो देख के और आराम से बैठा है, कान खा रहा है। अच्छा, हाँ। मैं बोला यार, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं उसे बोला खड़ा है, वो खड़ा भी हुआ। तो ड्यूटी दे रहा, हाँ जी। तो मगर तू कपड़े निकाल के, बोला उमस बहुत है, हम तो ऐसी ड्यूटी देते, आप ले आए क्या साहब? मगा में ले आए क्वेश्चन। बोल नहीं, हाँ इतना नहीं है आर्मी की तरह, और ये गर्मी बहुत है साहब, ये तुम भी इतना ड्रेस प्रेस पहने हैं, वो इतना बड़ा दिक्कत है। यहाँ तो बाकी तो नहीं आते इस तरह। तो मैंने कहीं देखा, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। फिर बाद में वो मेरे को बोलता है, बोला साहब पान खाओगे? क्या कहने का मतलब ये है कि बड़ा हमारे उनके कल्चर में बहुत अंतर है। अच्छा, इतना अलर्ट या उनका मुझे नहीं लगा। अच्छा, फिर धीरे धीरे करके हम लोग भी जैसे सब चल गए, हाँ उनके साथ ही रहे। और एक बड़ा खतरनाक काम हुआ वहां, मैं वहां सीनियर जेसीओ की ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, जब पीटी होती है तो पीटी में गिनती होती है, काउंटिंग होती है। आपको सबको अगर आर्मी का मालूम है तो सुबह काउंट हुए तो जो प्लाटून का हवलदार, तो पहले साहब मेरी प्लाटून का एक जवान कम है। तो हमारे ऐसा तो होता नहीं कि भाई ऐसा तो कोई भी कहीं चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। काउंटिंग होती प्रॉपर, 10 मिनट पहले आके गिनती, काउंटिंग, भाई आज इतने ड्यूटी पे थे, वे तो आएगा नहीं पीटी। लेकिन बाकी कौन कहाँ का था, उससे अलग इतना आदमी होना चाहिए। अगर एक भी कम है तो कहाँ है, तभी तो आर्मी चलती है। तो बोला ये एक कम है, भाई चलो ठीक है, नहीं सोता रह गया वो, उसे नेक्स्ट सेकंड पीरियड में लाना, उसे देखेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं है, जिस तरह का भी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमने अपने सुपर वालों को बता दी, जो हमारे ऊपर जो अधिकारी कंपनी कमांडर थे उनको बता दिया, एडम अफसर को बता दिया कि साहब इनका एक जवान आया नहीं पीटी में। तो सेकंड पे जब हम दोबारा 8 बजे हमारा वर्कशॉप चालू हो, तब भी नहीं आया। अच्छा, हाँ तो भाई वो तो फिर नहीं आया, बोला उन्होंने बताया। तो हमें तो वो ये था कि भाई उसको बुलाएंगे, उसके आगे अपने जो ऊपर रिपोर्ट दिया हुआ तो उसका चेकबैक तो होगा, क्यों नहीं आया था? ऐसा तो कोई भी नहीं आएगा, फिर चलेगा नहीं, ऐसा संस्था तो चलता नहीं है। फिर उसके घर भेजा, वो फैमिली मैन था, परिवार वाला, सरकारी क्वार्टर में। अच्छा, कि भाई 8 बजे नहीं आया, तो हमने फिर बता दिया। मैं बोला साहब अगली बार भी नहीं आया। तो बोला ठीक है, आप वो हमारा जो एडम अफसर था, बोला साहब एक बंदे को घर दे दो, तो फैमिली मैन है, पता करके आया। हम गए तो उसकी वाइफ रो रही है, मैं भी गया था। अच्छा, हाँ, बोला आप भी चले जाओ। उसने फोन कर दिया मुझे, मत टेलीफोन कर कि बोला साहब ये तो रो रही है, गेट भी नहीं खोल दूं। तो मैं फिर बताया, तो बोला साहब आप भी चले जाओ। हम भी वहां से बाइक लेके चले गए, साइड में ज्यादा दूर नहीं था, 100-150 मीटर। हम चले गए वहां पे। तो वहां जाके हमने खुद क्या बताया, समझाया। उसकी वाइफ ने गेट खोला, तो वो एक्सपायर्ड हो गया वहां। अच्छा, वो सुबह रात को पता नहीं हार्ट अटैक हो गया उसको, उसकी वाइफ तब को पता नहीं कैसे एक्सपायर हो गई। तो गेट क्यों खोल रही? वो रो रही थी ना, वो भाषा भी नहीं समझते, वाकई असमण थी वो। अच्छा, वो डर गई, घबरा गई, उसकी बॉडी से वो बोल नहीं रहा, तो वो रो रही है। वो भी लेट भी हो गई या जैसे भी होगा। तो सुबह को जब पता लगा तो फिर हमने वहां से फोन कर दिया, बस ये तो इसकी वाइफ इसलिए रो रही है, तो घर में इसके डेथ हो गई। आसाम राइफल का, तो आर्मी का नहीं था बंदा। अच्छा, कितनी उम्र? ड्राइवर था वो, लगभग उम्र तो ऐसी होगी उसकी 8-9 साल नौकरी हो गई, तो लगभग 27-28 साल।
ओह बहुत दिन रहते हैं। छोटा सा एक बच्चा था। अच्छा। तो मैं पूरे अफसर वहां गए, सब बॉडी उसका लिया, हॉस्पिटल ले गए। वो बोले तो हार्ट अटैक हो गया और खत्म हो गया। अब उसके घर पहुंचाना था, वहां से उसका घर था लगभग 40-45 किलोमीटर दूर उसी एरिया में ही। और बोला भाई किसे करके, बोला वो ये सीनियर जैसे साहब को भेज दो, इन्होंने इसके घर भी गई है और ये सब बोले सीनियर भी है और भाई जानकारी भी है वो, तो उन्होंने मेरे को उसमें डिटेल कर दिया। मैं वहां चला गया, उसके घर गया। अब हम गए, 4-5 मेरे साथ में जवान थे, हथियार के साथ मैं भी था। गाड़ी में बॉडी लेके हम उसके वहां पहुंच गए। अब पहुंचने में परेशानी क्या आई कि वो जब हम उसकी बॉडी वहां लेके गए तो वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। हम सारे हिंदी वाले थे, कोई मराठी था या कुछ भी था तो बट हिंदी। अब वो हम उनकी नहीं समझ रहे, हमारी नहीं समझ रहे। हम थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि यार ये उनकी भाषा कुछ इस तरह का चेहरा कि हम पे हमला ना कर दे कि भाई हमारे बंदे को हम लोग मार के लेके आ। हम कितनी समझाते दुखी हो गए। और हम फिर अपने मन में उल्टे विचार आने शुरू हो गए, भाई ये समझ नहीं पा रहे, ये हो सके भाई हमारे पर हमला। मैं तो फिर जवानों को थोड़ा सा इशारा किया कि टाइट रहना, हथियार के साथ टाइट रहना। वो समझ गए, अपना लोड लाद करके फिट हो रहे हैं। तो बाद में मेरी निगाह रही, एक वहां जो सिविलियनों के घर थे ना, एक सूबेदार लिखा हुआ था। अच्छा। ऑर्डिनेंस। अच्छा। तो मैं बोला आसामी जरूर, लेकिन फौज में रहा सूबेदार तो 30 साल हो गया, ये हिंदी जानता पूरा। मैं सीधा उसके घर चला गया। अच्छा। उसकी मैडम आई, उन्होंने देखा फौज में रही होंगी तो मुझे देख के वो सूबेदार था, मैं नमस्ते साहब, नमस्ते, बस सामने है मैडम। तो बोला हाँ अंदर है, अभी लातू। बोला बुलाए, आओ साहब, रामनाथ साहब, मैं अंकल साहब, मैं ईबी का हूँ, बट आसाम राइफल में पोस्टिंग हूँ। ऐसे ऐसे यहाँ पड़ोस में आपके डेथ होगी तो यहाँ मैं लेकर आया। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ ये नहीं समझ रहा। वो बेचारा पैंट पहन के आ गया। फिर वो उनसे बात करके तब हमें जवाब दिया, हमें बात करके उनको जवाब दी। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वो यही बोल रहे थे कि हमारे मतलब ये बहुत छोटा था, सबसे छोटा था, बच्चा था। अच्छा। हाँ, वो ये उनका मदर थी, फादर थे, भाई थे, कि हमारा छोटा भाई था, हमारा सब कुछ घर इसी से ही चल रहा था, ये हो रहा। वो बार बार रो के जोर जोर से बोल रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हाँ हमारे ऊपर कुछ ऐसा था। तो ये ऐसे ऐसे हाथ से आते हैं, बड़ा दुख। हाँ दुख भी होता है, डर भी लग जाता है। पता नहीं ना हम 4 आदमी क्या करेंगे पूरे गाँव में काम, लेकिन फौज की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने क्या, बाकी वो सूबेदार साहब ने जब हमें समझाया ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी जगह सही थे, हम अपनी जगह सही। और सर उस छोटी सी उम्र में जो बंदा एक्सपायर हो गया, फैमिली का क्या हुआ? उसकी फैमिली को तो उसके घर भेज दिया था वैसे। बाकी उसका क्या है? नहीं, उसका पेपर वर्क किया ना पूरा। अच्छा। उसका पेपर वर्क किया, जब तक वो उसकी सर्विस है तब तक उसे, मतलब उसकी सर्विस थी, जैसे कम सर्विस थी, पूरी सर्विस, तब तक उसको तनख्वाह दी जाएगी, उसके बाद पेंशन दी जाएगी, उसके बच्चों को इतने कम मेडिकल सुविधा दी जाएगी पूरी। तो मतलब उसको 20 साल होने पे आपको तब तक उसे पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, पे पूरा देते हैं। अच्छा, पे पूरा मिलता? पूरा तब तक देंगे। आसाम राइफल में 20 साल से पहले पेंशन नहीं होता। हाँ। तो उसको 20 साल तक पूरा तनख्वाह देंगे। हाँ। फिर उसकी पेंशन लगेगी। ओह, फैमिली पेंशन। अच्छा, ये तो बड़ा। एक मैं आपको ग्लेशियर की भी नहीं बता पाया था। हाँ, क्या? ग्लेशियर में जब लेह जाते थे ना, तो जितना बड़ा ये टेबल है, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, 20 रुपए हर 100 मीटर पे मिल जाएगा, 200 मीटर में मिल जाएगा, 50 पे मिल जाएगा। उस पर नाम लिखे रहते थे, सूबेदार ये, कैप्टन ये, हवलदार ये, सिपाही ये, वो लगे रहते थे। मैं उससे बोला ये सबके बोर्ड लग रहे, किसी लग रहे। मैं पहली बार गया था ना ग्लेशियर। बोला साहब ये शहीद हो गए हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ियां ना, मैं बताया ना, एक पहाड़ी को पार करने में तो ऊपर से गाड़ी कभी कभी स्टाइल कर जाती थी, वो जो पत्थर गाड़ी भी नीचे जाएगी 100-150 फीट। खत्म हो गया बोला, यहाँ गाड़ियां नीचे पड़ी, उनको उठा नहीं सकते ना। आपको गाड़ी जाने का छोटा सा रास्ता है, आप रिकवरी नहीं कर सकते बस। तो जो गाड़ी नीचे चली गई, बॉडी निकाल लेते थे रस्सियों के थ्रू। गाड़ी नहीं आते वहां, वो नीचे पड़ी तो पड़ी है, खत्म, वहीं पड़ी रहेगी। बर्फ के टाइम में दब जाएगी, जब गर्मी आएगी बर्फ पिघल जाएगी, फिर गाड़ियां दिखाई देंगी। जहाँ रोड है ना उसके किनारे तुम्हें गाड़ियां दिखाई देंगी, सिविल भी और वैसी भी। सिविलियन भी टूर पे जाते हैं घूमने। तो वो बोला साहब इनको क्या है, जितने भी बोर्ड होते हैं उनको देखकर सब कुछ रोक पाना है। मेरे को बोला अच्छा, हाँ। बोला ये नहीं, नाराज हो जाते, गलत डायरेक्शन दिखा देते हैं, तो डरा दिया मुझे। तो अब हम क्या दो, वो तो ग्लेशियर से लेह तक मुझे लग रहा वहां कम से कम हजारों नहीं तो 700-800 तो लग रहे हो पत्थर। 700-800? हाँ, तो उनको सरोटी मारते। अभी तो सर मैं कहता कि डर कैसे लगा, डर लगता है पहले। फिर उसके बाद कई जगह ऐसा भी लगा रोड किनारे, जैसे वैसे ही पत्थर पड़ा, दूर से बैठे ना, हाँ चश्मा लगाते थे ना, वो बर्फ पड़ता था, चमक पड़ जाए, वो पत्थर
ऐसा लगता था ये भी बोर्ड ही लग रहा, उसको भी ऐसे ही सलूट पढ़ देते थे। हाँ। तो ऐसा लगता था वो ये कोई ड्राइवर को ऐसा नहीं तो पता है नॉर्मल, इसको आपने सलूट आ रहा है, मैं तो सोचा वही होगा। तो बड़ा डरावना सीन है। मैं वही तो कह रहा, जब पोस्टिंग मिली मैं तो खुद ही गर्मी के टाइम पे जब हम जाते थे, हर जगह गाड़ी के पहिए ऊपर ही है, नीचे किसी का नहीं। हाँ। जो नीचे पड़ी है ना, बस पड़ी है, बड़ी गाड़ी पड़ी, रिकवरी पड़ी, सिविल गाड़ियां पड़ी हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल तक पड़ी है। वहां जो सिविलियन आते हैं घूमने, किसी कारण से नीचे चला गया तो नीचे गया, फिर ऊपर नहीं आता। अरे और बर्फ ऐसी है, तुम्हें क्या लिखते थे तब क्या बता दो? मैं घर पे हम बात करके चलते थे सुबह। अच्छा। अगर मेरे को पता लग गया कि कल मुझे लेह जाना है, हाँ। तो मैं उसी रात को बात करता था। अच्छा। मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल मतलब वहां जो सरकारी थे उनसे बात करते, बस उस टाइम पे हमारे पास वो मोबाइल सोबाइल वहां लेवे नहीं थे, अच्छा। तो हम बात करते थे। या हमारा वहाँ वो एक एसटीडी भी था यूनिट का, हाँ हाँ। तो हम उससे बात करते थे। घर बात करके जाएंगे, ये समझ जाते थे कि यार ये रात को वो इतनी टाइम पे बात कर कहीं जाना तो नहीं है। तो ये बात जो आपने मुझे बताई उन्हें बताई थी पहले? घर हाँ। नहीं, आने के पोस्टिंग वहां से आने के बाद बताई तो डर जाए ना वो लोग। हाँ डॉक्टर साहब। तो ऐसे रास्ते हैं, अब मैं बताऊंगा ऐसे रास्ते हैं, अगर आदमी निकलता है तो वापस आएगा या नहीं आएगा, फलाना निकला, ऐसे ही लगता, हमें लगता था हम आज जा रहे हैं ले वापस आएंगे नहीं आएंगे हमें पता नहीं। पहले दिन तो ऐसा पता नहीं था, पहली बार गए जब पहला सफर करके आ गए तो बड़ा खुशी हुआ, यार ये तो रास्ता बहुत बुरा था, हम तो बच गया, मतलब हादसा नहीं हुआ। कभी बर्फ आता रहा इस तरह का, मैं आपको बता, डंडे ले लेके मैं वहां से बर्फ में चेक कर करके आया। लेकिन जब अगली बार फिर जाना है तो फिर वही सीन याद आता, तो पहले हम गए भाई उसी क्रिटिकल रास्ते से, आपको जाना है तो आदमी डरता था, फिर घर बात करता था कि आज बात कर लेता हूँ, क्या पता वापिस आऊँ। आपको मन नहीं आता सीओ साहब से, साहब हेलीकॉप्टर से मंगा और वहां पे कर्नल ढेलन साहब ही थे, वहाँ बहुत अच्छे अफसर थे, लेकिन बट वो बोलते थे वो आप 2 घंटे 6 घंटे लेट आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी जहां भी लगता है बर्फ पड़ रहा है रोक दो। खाने का सामान पूरा देते थे। अच्छा। सीओ साहब हमारे इतने बढ़िया थे, ढेलन साहब, कर्नल अनिल ढेलन, वो पूरा चेक करते थे। जब सुबह गाड़ी जाएगी ना, वो मैस से उठ कर आए ना, आपका खाने का राशन कहाँ है, ये कहाँ है, कितना है, रास्ते में बर्फ इतने दिन लगा जाने में, तो आपको सफिशिएंट है कि नहीं, सूखा दूध है कि नहीं, ये नहीं, वो सारा चेक करके गाड़ी मूव करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते थे, बहुत बढ़िया अफसर। अरे बाप रे। अच्छा, एक चीज ना ऑफ कैमरा तो रिकॉर्ड हो गई, मतलब ऑफ कैमरा रिकॉर्ड नहीं, मतलब ऐसी बात हो गई, बट जनता को नहीं पता। आपकी फैमिली है पाकिस्तान से आई है, वो कहानी आप सुना दो जो आपने लाहौर की सुनाई थी, 8वीं पास से आपके फादर यहाँ आए, फिर अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरी कहानी आप सुना दो एक बार। बाबा बाबा वाली। हाँ बाबा। हाँ, हमारे जो बाबा के मतलब हमारे डैडी के बाबा, हाँ। वे पटवारी थे लाहौर में, है ना, अभी याद आ गया मुझे। मैं वो बोल रहा था बाबू को नहर में वो बनाए थे पत्रोल रहते जो नहर में चेक करते पानी वानी। ओके। तो बाबा को हम साथ में रख रखा था मैं, वहीं से लीजिए, लाहौर से लाहौर में हमारे बाबा के पिताजी की पोस्टिंग थी, मतलब हमारे फादर के बाबा ने, हाँ। वो लाहौर में थे। हाँ। लाहौर में बाबा भी रखे थे, रखे साथ में। तो वे जलायत कॉलेज नाम था उनका, मेरा अभी भी याद है। बाबा बोलते थे मैं जलायत कॉलेज में पढ़ा हूँ। हाँ। तो बाबा जी ने वैसे 8 क्लास पास करी थी, उस टाइम में 8 क्लास पास बहुत बड़ा आदमी था। तो इनकी वहां नौकरी लगवा दी बाबा जी ने एज ए पत्रोल, नहर चेक करना। भाई जब ऐसे संसाधन नहीं थे, अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल तो चेक कर लेते हैं, किसी की सरकारी गाड़ी चेक कर लेते हैं। तो बाबा को चेक करनी थी, तो बोला हम लोग डंडा लेके चलते थे, और जूनियर भी 1-2 साथ में रहते, लालटेन हाथ में ले गए कि भाई उस समय बोला पानी की दिक्कतें थी ना, खेत पड़ने के लिए नहर काट लेते थे, पाइप डाल लेते थे। तो बोला मैं जब गया जब वो सांप दिखाई दिया, बोला बाबा कह रहे नौकरी बहुत बेकार है, मैं तो लालटेन भी वहीं रख आया, सांप तो देख। और मैं उल्टा आ गया। मैं अपने पिताजी से बोला मैं नौकरी नहीं करना। तो पूछे लालटेन तो ले आते, रास्ता कैसे काटा? बोला मैं गेंद भागे ना, तो जैसे गिर गई थी, मतलब वही छोड़ दी। अच्छा। तो बोला मैं नौकरी करूंगा नहीं। बोला मुझे मेरे पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने नौकरी नहीं करी। अच्छा। फिर वो बताते हुए तो यहाँ आ गए, तो गाँव में खेती कर रहे थे पार्टीशन के बाद। हाँ। पर पार्टीशन की कहानी क्या है? पार्टीशन की तो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बताया था, उसको बताया होगा। पार्टीशन से पहले की बताई थी उन्होंने। पार्टीशन की कोई याद नहीं बताई कि ये इतने हादसे हुए, तो कहाँ पर आगे शिफ्ट होकर ये मेरे गाँव है हमारा, खिंदौड़ गाँव, जानी बरेली साहब। हाँ। अच्छा। मैं तो यहाँ थे, तो पापा बोलते थे गाँव में पढ़ने के रखेगी। हाँ। सब बोलते थे कोई पढ़ा लिखा है। हाँ। मैं खेत में काम करके आना। हाँ। जब सब बैलो सैलो से काम होते थे। हाँ। और उसके बाद में जो मुझे आराम नहीं था, नीम का पेड़ था हमारे यहाँ, उसके नीचे बैठ कर सबकी चिट्ठी को लाइन लगी रहती, बैठे तो लाइन लगा दो। हाँ। मैं आगे खाट पर बैठे, सबकी चिट्ठी पढ़ो, फिर उसकी लिखो।
डिबिया जला के, लालटेन जला के रात को चिट्ठी लिखता था, बोला मैं बैठे में। तो ऐसे से भी एक वर्ष मेरठ आए, हाँ। बोला मैं पुलिस में भर्ती हो जाता हूँ। हाँ। तो सिपाही की भर्ती थी, तो वो हमें बोला आप तो सब इंस्पेक्टर, उस समय 8 क्लास सब इंस्पेक्टर होते थे। अच्छा। बोला आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो सीधे 8वीं क्लास? हाँ, बोला तो सिपाही के लिए नहीं। अच्छा। ये तो ऐसी अनपढ़ की है, अनपढ़ की भर्ती में आप क्या 8 क्लास पढ़िया तो मुझे लो, मैं गाँव में चलेगा तो हम भर्ती होते ही नहीं। पैदल वैसे आया तो बोला मैं 30 किलोमीटर गाँव से हाँ। भर्ती के लिए। लो फिर मैं कहीं गया, मैं तो खेती पीती रहा या डैडी को पढ़ा, मम्मी नहीं थी, हमारे फादर को। आपके डैडी का मन पहुंचता कैसे बना? डैडी का मन वो गांव में उस टाइम देखो, पहले क्या बारिश बताते थे ना मेरे डैडी, बारिश वगैरह बहुत होता था, बहुत मतलब आपदा बोलते हैं वो इस तरह का था। तो मेरे पे कहाँ आती थी? नहीं, बात पे साइड में था। जब गांव में मैं था, डैडी तो चलो बात है, मैं तो बहुत बाद में था। तब तो हमारे घरों तक तालाब का पानी भर जाओ, हमारे गांव के बाहर तालाब का पानी है, मैं समझ गया। हाँ। तो डैडी हाँ, तो ये दुखी हो जाते खेती में। हाँ। फिर हमारे बाबा भी बोले, इन्होंने 10 क्लास पास किया था उस समय पे, और बड़े पढ़े लिखे। हाँ, तो बोला भाई इनको, बाबा सोचते नौकरी कर ले, खेती तो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। तो जब कहा चिट्ठी पिट्ठी मोबाइल इस तरह चिट्ठी हो गई, जब हमारा था मोबाइल का तो मैटर ही नहीं थी। तो हमारे जो फूफा जी थे वो सूबेदार मेजर थे, उस टाइम सूबेदार मेजर ही भर्ती करते थे, बिहार ऑफिसर सूबेदार मेजर होते हैं। अच्छा। तो वे अम्बाड़े में पोस्टिंग थे। हाँ। डैडी वहां पहुंच गए होंगे, ट्रेन से बस से जैसे भी गए। हाँ। उन्होंने वहां रखा, उनका डैडी बताते एक रसोईया था, उनका खाना बनाता था असम का। हाँ। और तो वही खाना मेरे लिए बनाता था, मैं फूफा के पास ही सोता था। तो उन्होंने 10-5 दिन 15 दिन रखने के बाद जब भर्ती आई, उसमें वैकेंसी थी, तो इन्होंने 10वीं साइंस साइड से किया था और उन्होंने टेक्निकल ट्रेड देके सिकंदराबाद भेज दिया। वे भी उनके पास ही कौन सा मोबाइल था बताया, ठीक है वो चिट्ठी विट्ठी लिख देगा कि मैं सिकंदराबाद आ गया। इन्होंने ऐसा सोचा, फूफा अपनी ड्यूटी में मस्त, ये वहां चले गए। बाप भैया ढूंढते फिर मैं कहाँ गया, पता गया। हमारी मम्मी से पूछा, उनकी शादी हुई थी जब, कि मैं बोली मुझे तो लोग कह गए थे मैं भर्ती होने जा रहा, कहाँ जा रहा भर्ती, उनको इतना नहीं पता। ऐसा भर्ती बता गए, अरे बोला 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, चिंता हो गई उन्हें। हाँ। 2 महीने के बाद इनका डैडी का लेटर आया था, बस सरकारी लेटर डाल देना, फौज में लेटर मिलते हैं ना फ्री के। अब तो मिलते नहीं, अब तो मोबाइल हो गई। तो लेटर डाल दिया कि भाई ऐसे, डैडी बाबा को चाचा बोल रहे कि चाचा मैं यहाँ मतलब फूफा ने भर्ती कर दिया था और मैं यहाँ आ गया सिकंदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तब जाके इनको ये पता लगा था यार, तो 2 महीने तो पहले भर्ती हो गया, वहां ट्रेनिंग था। फिर ये वहां 10-11 में पहले तो ऐसे ही था मामला, 11 महीने बाद घर आए थे पहली बार। इस तरह का था ये बड़ा मुश्किल है। तो जब गरीबी थी, जमीन तो थी हमारे, जब भी थी अब भी है, लेकिन उस समय डैडी बोलते पानी होड़ी भर जाता, खेत में इतना होता नहीं था। और फिर बाबा भी मतलब अपने फादर को बोलते थे, वो भी ये सोचते थे भाई नौकरी कर ले नहीं, और मेरी इच्छा भी थी। तो हाँ ऐसे पूछो। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं गई, सिपाही रैंक के आदमी को तो खैर ज्यादा समझ नहीं होगी कि यार मेरे नीचे अपने लोगों का ध्यान कैसा, बट जैसे आपने बताया कि फौज में हायरार्की होती है, तो सीओ तो हर बार मोटिवेट करने नहीं आता होगा। नहीं, हर महीने दरबार होते हैं। हर दरबार में हर महीने है ना, पर जो सिपाही रैंक के नीचे हैं, HMT हैं, इन सबको तो आप ही देख रहे हो। बिल्कुल। तो उनको मोटिवेट कैसे करते थे? क्या ऐसे आपने लेसन सीखे लाइफ के कि जो आज मतलब आज भी साथ चलता है? जब इंटरव्यू होता ना, जब नया जवान पोस्टिंग आया, चाहे सिपाही है, मालूम है एज ए सूबेदार मेजर, वहां कोई सूबेदार आओ या मेरे से जूनियर सूबेदार मेजर आओ या हवलदार मेजर आओ या HMT आओ या सिपाही आओ, वो आएगा तो हम पहले उसका इंटरव्यू होगा हमारे, पहले हम उसका 1 हफ्ता उसकी जज करेंगे, समझाएंगे। मेरे से नीचे वाले, मेरा सीनियर जैसे है कंपनी हवलदार मेजर, उसके बाद वो 1 हफ्ते के बाद उसके पूरा पेपर वर्क कराएंगे। एक लॉन्ग रोल बोलते हैं हमारा, कि भाई यहाँ का रहने वाला है, इसका ये मोबाइल नंबर है, ये इसकी माँ है, बाप है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो उसको पूरा डाटा उसका लिखा रहेगा, फोटो सही, लॉन्ग रोल। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि जब मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जब नीचे वाले को सिखाता हूँ तो मुझे लगता है मैं शायद सिखा नहीं पा रहा, क्योंकि उतनी जल्दी पकड़ नहीं पा रहा और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं क्यों बताता हूँ। तो फिर जब हम उसका लॉन्ग रोल होने के बाद फिर हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में आप सवाल जवाब जैसे आप मेरे से कर रहे हो, ऐसे हम करते हैं उनसे। अच्छा। तो उससे पता लग जाता है कि ये मतलब किस झिझक रहा है या कैसे है, तो सब मोटिवेट भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। उसको मोटिवेट करते थे, सेक्शन में तो बताते थे कि ये नया लड़का भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, उससे सीनियर में उसकी फिर फीडबैक लेते थे। तब था अगर वो किस शरारत करता था, उसकी फीडबैक गलत आती थी तो फिर
थोड़ा ट्रीटमेंट भी कर देते थे उसका, नहीं है तो फिर ऊपर लेवल में यहाँ पे तो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में सजा दे, पिट हो गया है, पिट लगा देना, फंटू लगा देना, अच्छा डड्डू चाल बैठा देना, डड्डू चाल, डड्डू चाल मैडम की तरफ अच्छा मैडम की तरह, या फिर उसको पनिश कर देते हैं। अच्छा फंटूल क्या होता है? फंटू में उसको कलाबाज अच्छा रोलिंग। ओके, पर मेरा सवाल हो भी रहा है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं नीचे वाले को सिखा रहा हूँ ना, या तो मैं उसको इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहा, नहीं आपने पूरी जान लगा ली। आपके तजुर्बे होते हैं ना, हाँ आपने जब उस संस्था में काम किया, जैसे मान लो मैं आर्मी में एज ए सिपाही भर्ती हुआ, हाँ तो मुझे सिपाही में क्या दिक्कत आई, हाँ अपनी कई प्रॉब्लम को ऊपर तक भेजने के लिए हाँ मैंने क्या क्या संकट मतलब मुझे लगा जी जी वहां तक पहुंचाने के लिए, हाँ या क्या आती है हाँ ड्यूटी के दौरान, हाँ तब ये अब सूबेदार मेजर बने तो हमें सारे रैंक में क्या क्या दिक्कत आती है, हाँ सीएचएम बन के तब क्या दिक्कत आती है, सूबेदार मेजर सूबेदार में क्या दिक्कत आती है, तो हमें पता है, हाँ तो हम उसको पहचान लेते हैं ना, तो उसी तरीके से मोटिवेट करते हैं उसको, हमें पता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो कैसे मेहनत के मोटिवेट कैसे करते थे? मोटिवेट अब उसको मोटिवेट करने को हमें आप पढ़ाया भी जाता है, तो एडम एंड मोरल वो तो मोटिवेट उसका हम समझ गए ना उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लगी तो आपको उसको मोटिवेट करना है, उसको उदाहरण पकड़ लो पहले क्या चल रही है, फिर उसको उदाहरण देने हैं ऐसी, अच्छा। उसमें कुछ 50% सही भी और 50% मतलब अपने मन गढ़ंत तैयार कर दो जिस तरह से मोटिवेट करना। अच्छा कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी होता, लेकिन मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो मोटिवेट हो जाता है, यानी वो सबके साथ होता है। अच्छा, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हाँ किसी की मदर डेथ कर दी, हाँ और ऐसी सिचुएशन है उसको मतलब, या इलाका से जाए ग्लेशियर है, ग्लेशियर में हर दिन तो जहाज आता नहीं, प्राकृतिक मतलब ऊपर से बर्फ इतना पड़ता है, नीचे से फोन कर देते हैं भाई जहाज उतरेगा नहीं, हाँ और बंदे की मदर मर गई, उसको तो जाना है, जहाज आने में जाएगा समझ से नहीं जा सकता, नहीं आ सकता, तो उसको फिर मोटिवेट करना होता है, झूठ बोलने या कुछ सच बोलने, आप कैसे भी मोटिवेट कर रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, तो मानेगा ही नहीं मानेगा, उसको बताते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, मैं कहा बेटा ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये भगवान ने ऐसी प्राकृतिक आपदा डाली है तो इसलिए आपको नहीं जा पा रहे, बाकी सीओ साहब, मेजर साहब या सूबेदार मेजर साहब, हर आदमी आपके ऊपर देख रहा है और बहुत दुखी है कि ये बंदे को आज मदर खत्म है, इसको वहां जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे पास में ऐसा मैं उसी यूनिट में था, हाँ और ऐसी सिचुएशन आई, मेरी मदर खत्म होगी, अच्छा मैं जा नहीं पाया, हाँ। मुझे फिर समझा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा बहुत सही बोल रहे थे, क्योंकि एक मजबूरियां होती है, वो उस कारण तो उससे मुझे छुट्टी उस टाइम नहीं दे पाए, आज तेरे सामने वो मजबूरियां मैं ये झेल चुका हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन सीओ साहब हर दिन हर पल आप पे देख रहा है, बहुत दुखी है, आपको भेजना चाहता है बट वो भेज नहीं पा रहा है, मतलब फिर उसके मन में ऐसे भाव पैदा करना कि सीओ या 2IC या सूबेदार मेजर बहुत दुखी है, आपको यहाँ से घर तक नहीं भेज पा रहे, उसके अकेले उसको ऐसा नहीं, फिर उसको लगेगा कि मेरे साथ सब दुखी है, उसको ऐसा नहीं लगेगा यार मेरी मदर मर गई है, सब खा रहे पी रहे सो रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा उसको फिर आप मतलब अगर उसको दिल रखने के लिए कुछ भी रखने के लिए आपको कितना भी झूठ बोलना पड़ा, वो एक अच्छी चीज हो, पॉजिटिव है, ऐसा हमने किया, बहुत किया। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी बातें भाई, मजा आ गया, मतलब टाइम पता नहीं लगा। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।